जोरों शोरों से ग्लोबल मार्केट से हैं ढेर सारे संकेत और साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में एक और बड़ा फैक्टर है, वो है वोटिंग। जहां पे कल हमने देखा कि 5वें चरण की वोटिंग हुई। इस बार भी 60% से ज्यादा के हालांकि वोट तो डले, पर उम्मीद है शायद इस बार थोड़ी ज्यादा लगाई जा रही थी और 2019 के मुकाबले जो वोटर टर्नआउट रहा फिफ्थ फेज ऑफ वोटिंग में, वो थोड़ा सा कम जरूर रहा। पर इस बीच अगर हम देखें तो ग्लोबल बाजारों से ढेर सारे पॉजिटिव संकेत है। हालांकि डाउ ऊपर से कमजोर जरूर हुआ है, पर नैस्डैक में एक रिकॉर्ड तेजी हमें देखने को मिली। ढेर सारा एक्शन जो है कमोडिटी बाजार में भी है। ऐसे में क्या भारतीय बाजारों में आज टेक शेयरों का दिन हो सकता है और साथ ही नतीजों के दम पे कहां दिखेगा एक्शन, अगले 2.5 घंटे हम सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। कुछ ही देर में हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने रहेंगे, अभिषेक और साथ ही डिम्पी। अगले 2 से 2.5 घंटे हम इन तमाम चीजों पे चर्चा जरूर करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कौन से हैं वो अहम ट्रिगर्स जहां पे आज रहेगी बाजार की नजर। सबसे पहले कुछ अगर वोटिंग की बात करें तो 5वें चरण में 60.48% जो है वोटर टर्नआउट आते हुए दिखा। 2019 के मुकाबले थोड़ा कम जरूर रहा, पर ग्लोबल बाजारों से जो है पॉजिटिव संकेत ही है, खास तौर से नैस्डैक के लिए, जहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर से एक बार नैस्डैक की क्लोजिंग हुई और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 60 अंकों की तेजी फिलहाल दिखा रहा है 22,600 के पास। देखते हैं कि तेजी एक्चुअली हमें आज कितनी देखने को मिलती है। नतीजों के दम पे ONGC, BEL यहाँ पे अच्छे नतीजे आए हैं, यहाँ पे एक्शन देखना होगा। पर सेल ने अनुमान के मुताबिक जो है थोड़ा सा निराश जरूर किया है। हालांकि नतीजे ठीक देखने को मिल रहे हैं, पर मार्केट शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा के चल रहा था सेल से। और आज नतीजों के दम पे NMDC, मेट्रोपोलिस, BHEL और साथ ही PI इंडस्ट्रीज यहाँ पे रहेगी नजर। तो अब देखें तो आखिरी के 1 से 2 हफ्ते ही बच गए हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट से जुड़ा पूरा का पूरा एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल बाजारों की, क्योंकि वहां से ढेर सारे संकेत मिल रहे हैं ऊपरी स्तरों से। कल अभिषेक जो है डाउ थोड़ा सा फिसलता हुआ जरूर नजर आया और ओवर द वीकेंड ढेर सारा हमें एक्शन देखने को मिला सोने में और साथ ही क्रूड ऑयल में भी। सबसे पहले बताइए क्या कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर अमेरिकी बाजारों की मिली जुली क्लोजिंग हुई है। डाउ में करीब करीब हमें 200 अंकों के आसपास की गिरावट दिखी है, लेकिन नैस्डैक में ज़बरदस्त चाल है और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है करीब करीब 108 अंकों की बढ़त के साथ। और S&P में भी हमने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ है और उसके पीछे की वजह ये रही कि कुछ बड़े स्टॉक्स जो हैं जैसे कि JP मॉर्गन, वहाँ पर गिरावट रही है। दरअसल CEO जेमी डिमॉन जो है जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस खबर को बाजार थोड़ा सा नेगेटिवली ले रहा है और उसके चलते JP मॉर्गन के शेयर में 4.5% के आसपास की गिरावट रही। बाजार बंद होने के बाद के जो आफ्टर मार्केट जो सेशन होता है उसमें पालो ऑल्टो नेटवर्क्स में 8% की आसपास की गिरावट रही और ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है। आज US फेड के अधिकारियों पर नजर रहेगी, लेकिन नैस्डैक की अगर बात कर लें तो नैस्डैक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। इनवीडिया में 2% के आसपास की तेजी रही, इसके चलते हमने नैस्डैक को सपोर्ट मिलते हुए देखा। ये तो रही अमेरिकी बाजारों की बात, क्योंकि एक मिक्स्ड क्लोजिंग कहेंगे। डाउ नीचे और नैस्डैक ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। लेकिन क्रूड की बात करें तो क्रूड एक रेंज में ही है, छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट का भाव है $84 के आसपास। सोने चांदी की बात करें तो US में दरों में कटौती के अनुमान से वहां पर हम तेजी देख रहे हैं गोल्ड में, और चीन में स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है 100 बिलियन युआन की। कॉमेक्स पर सोना जो है नई ऊंचाई पर पहुंचा, $2454 तक ये पहुंचा, उसका हाई लगाया। चांदी 11 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रही है, रिकॉर्ड स्तर पर तो ऑलरेडी है ही। कॉमेक्स पर भाव $32 के पार निकल गई है। और फेड अधिकारियों के बयान से पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में हल्की सी बढ़त आई और हालांकि जो ट्रेजरी यील्ड है 10 ईयर की वो 4.4 के आसपास की, बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डॉलर इंडेक्स है 104.6 पर, तो डॉलर इंडेक्स में भी बहुत कोई खास ऐसे चेंजेस नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर संकेत अगर आप एशियाई बाजारों से देखेंगे तो एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव है। 22,600 के आसपास गिफ्ट निफ्टी हमारा जो कि अपना घरेलू क्यू है, गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है
और बाकी अगर आप एशिया बाजारों को देखेंगी तो जापान को अगर आप छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जो एशियन मार्केट्स हैं 4.5 से 1% की गिरावट के साथ ही ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिक्स्ड हम कहेंगे माहौल अगर हम ग्लोबल अगर देखें तो, लेकिन ग्लोबल बाज़ारों के आधार पर भारतीय बाज़ार इस वक्त चाल बहुत दिखा नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें अब जो एक पॉलिटिकल क्यूज़ आ रहे हैं, कल 5वें चरण की, जैसा कि आबिर सृष्टि बता रही थी, 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई। हालांकि सबसे छोटा चरण था सीटों के लिहाज से, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो रही है वो 2019 के मुकाबले तकरीबन 1.5% के आसपास कम रही है। थोड़ा सा मार्जिन नैरो जरूर हुआ है पिछले 4 चरण के मुकाबले, लेकिन अभी भी वोटिंग प्रतिशत में बहुत ज़्यादा कोई खास सुधार कह लें तो वो नहीं देखने को मिला है। हालांकि वेस्ट बंगाल में 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई। बिहार में अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे 55-57% के आसपास के वोटिंग के परसेंटेज रहे, तो थोड़ी सी अपैथी रही। और ख़ास तौर से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा उत्साह वोटर्स के बीच में नहीं देखने को मिल रहा है। डिम्पी के पास चलेंगे और इस संकेत को भी समझते हैं, और उसके साथ साथ एफआईआईज़ की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है, एफआईडीआईज़ के आंकड़े कैसे हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। हालांकि आंकड़े आपको बताते हैं एफआईआईज़ की जो कैश मार्केट में है, 17 मई को तो 1600 करोड़ की बाइंग आई थी, लेकिन चूंकि छोटा ट्रेडिंग सेशन था शनिवार के दिन, तो 93 करोड़ रुपए की छोटी सी सेलिंग आई है एफआईआईज़ की ओर से, और कैश मार्केट में डीआईएस की भी सेलिंग है 153 करोड़ रुपए की। डिम्पी, ये वोटिंग वाला जो प्रतिशत रहा है, हालांकि 60.48% की ये वोटिंग हुई है, लेकिन 2019 के मुकाबले ये कम है। बाजार इसको कैसे लेगा, और एफआईआईज़ डीआईएस के आंकड़े भी आप साथ में बता दिए किस तरह की लॉन्ग होल्डिंग है। देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको आप दो तरीके से देखिएगा। पहला ये है वोटिंग परसेंटेज किस एरिया में कितनी कितनी हुई है, इसको थोड़ा सेग्रीगेशन करके देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप खासकर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे इस समय गर्मी का स्तर बहुत उच्च स्तर पर है, 44-43 डिग्री तक का टेम्परेचर है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर एवरेज में आपके 5 चरण तक का एवरेज वोटिंग 2024 के अंदर 60 या 61% है, तो सिर्फ एक ही परसेंट है जिसको आप हाईलाइट भी कर रहे हो। और अगर मैं पिछले बार के सिर्फ चौथे चरण का ही कंपैरेटिव देखो, ये 67.7 आया ना नंबर, ये थोड़ा बाद में डिले होके आया है। मैं इस बार फिर से एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार जब 5वें चरण की वोटिंग का नंबर भी आएगा, अगर वापस से अपडेट करके ये चुनाव आयोग आपको देता है तो शायद ये बढ़ के ही देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप वैसे एवरेज में देख पा रहे हैं तो सिर्फ 1% की दिक्कत है, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि देश के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। 60% वोट सिर्फ गिर जाना ये ठीक नहीं है। कम से कम डेमोक्रेसी के लिए पार्टी चाहे कोई भी हो, सिर्फ 60% लोग अपने मत का अधिकार करके डिसाइड कर देंगे कि कौन सी गवर्नमेंट राज करेगी, तो 40% लोग तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये एक चिंता की बात तो है, लेकिन समग्रता में अगर आप देखेंगे तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती भी तब भी आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर शो हो जाता। एक और चीज़ से मेरे को यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, वो है इंडिया विक्स से। देखिए, जब भी वोटिंग का परसेंटेज आने को होता है या आ जाता है, इंडिया विक्स में ना शूट अप या शूट डाउन होगा। तो आज भी मेरे को लग रहा है शूट अप या शूट डाउन होगा। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, इस चुनाव के जो वोटिंग परसेंटेज आया है इस हिसाब से। और अभिषेक जी, भी आप ये भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ है, महाराष्ट्र या कुछ अर्बन एरिया में, जहाँ पर अर्बन एरियाज है टिपिकली वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम है। ये ट्रेडिशनली फॉलो अप है। लेकिन हाँ, जिस स्टेट जो ज़्यादा पॉलिटिकली थोड़ी सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना ही आ रहा है। तो मैं को थोड़ा उस चीज़ से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि ठीक है, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे उतना वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। ठीक। दूसरा पॉइंट, तो ये मैं थोड़ा आज विक्स के साथ इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। मेरे को ना ही मार्केट के स्ट्रेंथ में, ना ही मार्केट की कोई फॉल में, इन दोनों से मैं इस लोकसभा के परसेंटेज से कनेक्ट करूंगा। डिम्पी, देखिए, परसेंटेज चाहे जो भी आ रही हो, पीएम मोदी का एक जो टीवी इंटरव्यू है बड़ी चर्चा में है, और उन्होंने कहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बाजार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचेगा। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया, एचएएल का जिक्र किया, कुछ फार्मूला भी बताया कि स्किल, स्पीड, साइज, स्कोप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 पिलर हैं। तो पीएम मोदी तो बिल्कुल आश्वस्त हैं, और बीजेपी का जो नारा भी है 400 पार वाला, और उसको लेकर भी काफी गर्मजोशी है। देखिए, ये बात सच है कि देश के प्रधानमंत्री इससे पहले भी सदन में 2 बार ऐसा बयान दे चुके हैं जो सीधा मार्केट से कोरिलेटेड है।
ये हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे अभी तक प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर बाजार सेंसिटिव काफ़ी बयान दे चुके हैं। और आपको ध्यान है, पिछली बार ज़्यादातर सरकारी कंपनीज के बारे में बोला था, तो उसके बाद एक सेकंड राउंड की सरकारी कंपनीज के अंदर हमने बाइंग या कॉन्फिडेंस का लेवल आते हुए देखा। अब ये कह रहे हैं कि 4 जून के या 4 जून के आसपास मार्केट अपना नया रिकॉर्ड बनाएगा। मेरा थोड़ा और मानना है, मेरा मानना है कि 4 जून की शायद मार्केट वेट भी ना करे, उससे पहले भी लगा सकता है। अभी आप मेरे से जब डाटा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको प्रूव करूंगा उससे, लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। अच्छा, एक और चीज़ अभिषेक जी आपको बताऊं, ना केवल देश के सर्वोच्च नेता ये बात बोल रहे हैं अपनी बात, बल्कि अगर आप दूसरे लेवल पे भी देखें ना, तो अमित शाह भी ऑलरेडी एक बात मार्केट को लेकर उनका भी बयान काफ़ी सर्कुलेटेड है कि आप चाहें तो 4-5 दिन पहले खरीद लो मार्केट, फिर उसके बाद चल जाएगा। देखिए, मैं इसको करेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक कॉन्फिडेंस के लेवल को जरूर शो कर रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री इस समय आपको बताना या दिखाना चाहते हैं बस। लेकिन आप अपना फैसला इस सारी चीज़ों को सुनने समझने के बाद ही लीजिएगा। पॉलिटिकल बात अलग है, बाजार की बात अलग है। फिलहाल जो डाटा है और जो मार्केट में जो बयान आया प्रधानमंत्री मोदी का, थोड़ा कोरिलेट तो कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है ये जल्दी भी हो जाएगा। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो 4 जून से पहले आप 23,000 के लेवल को भी टच कर सकते हो। डिम्पी, फटाफट बताइए, फाइज के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, एफआईज की होल्डिंग अगर मैं आपके सामने रखूँ ना, तो उनकी होल्डिंग में करीब 1% का बदलाव हुआ है। ये 28% से 29% हुई है। रिटेल के पास कोई बदलाव नहीं हुआ, 68% है। डीएस के पास 43% है। इस पूरे पुल बैक में मैं एक चीज़ की बहुत तारीफ करूंगा, वो है रिटेल्स की। इस रिटेल ने इस बार के 600-700 पॉइंट के झटके को एब्जॉर्ब कर लिया। ये मेच्योरिटी का लेवल भी बता रहा है, और ये बता रहा है कि बाजार के अंदर थोड़े बहुत अब इसको झेलने की आदत सी आ गई है कि ठीक है, अगर आप बाजार को कमज़ोर भी करते हैं तो थोड़ा हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये पहले 200-300 पॉइंट में टूट जाते थे, आजकल 700-700 पॉइंट में भी नहीं टूट रहा डाटा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पुल बैक का जो डाटा आया इस बार बिना एफआईज के नंबर के आया है। अभी आपके एफआईज सिर्फ 29% है। एथिकली देखा जाए तो 1/3 भी नहीं है आपके देश के अंदर अभी वो लॉन्ग करके बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी आप पुल बैक करके आ गए हो। ये दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 23,000 के लेवल क्यों लग सकता है आपके जल्दी, क्योंकि टिल्ट हो रहा है टुवार्ड्स बाइंग की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि विक्स हमने 25 तक का डिस्काउंट किया हुआ है। अभी तो हम 21-22 पे हैं विक्स पे, 4% विक्स बढ़ भी जाएगा तब भी बाजार को नहीं तोड़ेगा। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डीआईज और एफआईज के नंबर के साथ जोड़ देता हूं। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि एफआईज रिटेल की होल्डिंग में अगर कोई मेजर चेंज आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर माइनर चेंज भी आता है, मान लो शिफ्ट होता है, 10% एफआईज आ गए और रिटेल की होल्डिंग सिर्फ 10% से घट गई, तो आप 23,000 का लेवल टच कर जाओगे। ये मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड पे भी कह रहा हूँ। अगर सिर्फ 10 से 15% एफआईज होल्डिंग बढ़ जाए और सिर्फ रिटेल की होल्डिंग 10 से 15% घट जाए, तो आप नया हाई बाजार के चुनाव से पहले ही लगा दोगे। भले इंडिया विक्स कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, वो सब मैटर आप साइड में रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मार्केट पे आ जाते हैं। शनिवार को भी स्पेशल ट्रेडिंग सत्र हुआ और हमने देखा कि उस दिन बाजार में तेजी रही। हालांकि छोटा सत्र था, लेकिन 22,500 के ऊपर की बाजार ने क्लोजिंग दी। डिम्पी, पिछले 7 सत्र की बात करें तो अगर एक सत्र छोड़ दिया जाए तो 7 में से 6 ट्रेडिंग सत्र में तेजी रही है। तो तेजी वाले जो ट्रेडर हैं वो क्या करें? 22,500 के ऊपर की निफ्टी हौसला बरकरार रखें, और क्या नए ट्रेडर्स के लिए मौका है यहां पर एंट्री करने का? देखिए, आपने जो ये सत्र बताए हैं कि कितने सत्र ऊपर रहा, आपने मेरा एक लेवल का काम और आसान किया है। ये सत्र तो आपने बता दिए, लेकिन मैं ना सत्र पे कम जाके मैं लेवल्स पे ज़्यादा जाता हूँ कि लेवल्स के आपको क्या मिल रहे हैं। मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल मिले हुए हैं मेरे को। पहला निफ्टी पे वो है 22,500, 400-500 वाली रेंज मिली हुई है, और दूसरा बैंक निफ्टी पे 48,000 मिला हुआ है। तो 2 लेवल मेरे पास मिले हुए हैं। सत्र आपने बता दिए कि कितने सत्र ऊपर हैं, तो कुल मिला के बात सारी ठीक है। अब आते हैं, पहले मैं सिर्फ निफ्टी का जवाब दूंगा, बैंक निफ्टी का बाद में। पहले निफ्टी पे आते हैं। देखिए, सेशन तो छोटा था, लेकिन उस सेशन से एक चीज़ पता लग जाती है कि आप कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ हो या फिर आप उसको रोकोगे। तो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आपको साफ दिख रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। सैटरडे को मैं खुद एंकरिंग में था, तो मैंने वो जब लेवल्स देखे तो मेरे को पता वो हल्के से गैप के साथ खोला और उसने उस लेवल को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो एक अच्छा पॉइंट है। हल्की सी माइल्ड शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आई, क्योंकि डाटा ज़्यादा था नहीं। लेकिन इसमें भी आप देखो ना, 1% की लॉन्ग होल्डिंग एफआईज की बढ़ गई, भले सेशन कितना छोटा था। और एफआईज टिपिकली इस तरह के हिस्से में पार्टिसिपेट नहीं करते। और एक चीज़ अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा, जहाँ पर टोटल एफआईज के नंबर आते हैं ना, वहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर दिखाना, वहाँ पर आपको नंबर जो दिखेगा ना, वो करीब 14,813 करोड़ की बाइंग का दिखेगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि ऑप्शंस के अंदर पैसा है और कैश के अंदर कम सेलिंग हुई है। तो अब आपको 2 काम करने हैं। जिनके पास निफ्टी है
उनको 22,400, 22,300, 22,200 ये 3 चरण के उनके स्टॉप लॉसेज हैं। जैसे लगाना चाहो बॉस वैसे लगाओ, सीरीज लगाना चाहते हो तो फिर 22,000 लगा लेना। ठीक है जी, आपके कोई दिक्कत नहीं है। पुल बैक आएगा तो 500, 550, 550 और 650 ये 2 लेवल आपको मिल सकते हैं। जब तक 650 नहीं पार होता तब तक कोई बड़ी पोजीशन मत लेना। 550, 650 तक पुल बैक का ही सेशन चल रहा है, तो इस पुल बैक में कभी भी थकावट आ सकती है। तो आपके लिए मैंने स्टॉप लॉसेस टारगेट क्लियर बता दिए। अच्छा, जिनके पास है उनको तो ट्रेलिंग लगाना है, जिनके पास नहीं है या तो डिप की वेट कर जाएं या तो सामने पे ले लें, लेकिन ध्यान इस चीज का रखें फिर अगर 22,400 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 22,550 ही या 650 ही अपना टारगेट लगाना, फिर आपने सौदों को निपटो के फ्री हो जाना। तो उनकी रेशियो 1:1 है जो नए वाले आ रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा ना, एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग उनसे छूटी गई है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग वालों की पोजीशन होगी, लेकिन शॉर्ट वाले कौन सी रेंज में जाके डिम्पी अगर किसी को शॉर्ट करना ही हो तो कंफर्ट कहाँ पे है, कौन सी रेंज में करें, और मौके बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, ये बता दीजिए आप। देखिए, मौके तो नहीं बन रहे और हमने आपसे ज़बरदस्ती थैंक यू भी ले लिया था कि भैया आप शॉर्ट नहीं करो। और मार्केट के अंदर अगर आपने शॉर्ट नहीं किया यानी कि आप बचे हैं उस शॉर्ट से, तो देखो आपके पैसे भी बचे हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, तो फैक्चुअल डाटा कह रहा है। आप खुद बता रहे हैं कि 7 में से 6 सत्र जो हैं हर निशान के गए हैं। अगर हमको 6 दिन हो गए ये कहते कहते कि आप शॉर्ट मत करो, भले आप खरीदो ना खरीदो वो आपकी अलग बात है, लेकिन शॉर्ट मत करो यहाँ पे, तो कम से कम अपनी एक राउंड के पैसे हमने आपके ज़रूर बचवाए हैं। अब आते हैं, आपने वापस शॉर्ट का क्वेश्चन पूछा। देखिए, थकावट होना अलग बात होती है, शॉर्ट के लिए सिग्नल आना अलग बात है। हो सकता है बाजार 550, 650 पे थक जाए, लेकिन ये बात तय नहीं है कि बाजार यहाँ से टूट जाएगा। अगर टूट भी गया तो 100 पॉइंट टूटेगा, मान लो टूट भी गया तो 200 पॉइंट टूटेगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्काउंट करवाया कि 25 का विक्स हमने डिस्काउंट करा रखा है। मान लीजिए थोड़ा एक चरण अभी और 2 चरण अभी बाकी हैं, इसके बीच में मान लो विक्स शूटअप कर भी जाता है, तब भी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 22,200, 300 पे, तो आप ये खुद से चेक कर लो। ये 100-200 पॉइंट का अगर आप प्रिपेयर हो अपने लिए तो हो सकता है 550-600 में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अदरवाइज अगर आपको 100-150 पॉइंट नहीं कमाने, बोले सर इतना तो हम नहीं कर सकते, इतना हमारे पास दिमाग भी नहीं है ना ही समय है, तो फिर मत करो, फिर शॉर्ट मत करो, फिर बैठे रहो, फिर बाइंग ऑन डिप करना, जो ले रखा है उसको होल्ड रखना। ठीक है, चलिए निफ्टी की रणनीति पूरी हो गई। निफ्टी बैंक पर आते हैं। 48,200 की क्लोजिंग, 12 में से 8 शेयर हमने देखे शनिवार को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। और शुरुआती जो एक झटका लगा उसके बाद जब उभरा तो एक हालांकि रेंज में ही रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में डिम्पी क्या बेहतर मौके हैं निफ्टी से, क्या करना चाहिए जो तेजी वाले जो ट्रेडर हैं? अगर मैं लेवल्स पे नहीं भी जाऊँ ना तो कोई आदमी सिर्फ स्क्रीन देख के भी पहचान सकता है कि निफ्टी बैंक में अभी थोड़ा सा डर बाकी है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो सिर्फ स्क्रीन से देखा जा सकता है। अगर मैं लेवल्स पे आऊँ तो मैं एक लेवल से ये बात प्रूव भी कर सकता हूँ। अगर आप सारी एवरेजेस निफ्टी की चेक करेंगे ना तो निफ्टी अबव ऑल द एवरेजेस है। वो 5 दिन से लेकर 200 दिन के एवरेज में सब में ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 50 दिन के एवरेज से नीचे है। वो बनती है करीब 48,250 के आसपास। अभी भी हम उस लेवल से नीचे चल रहे हैं और हमने वो पार भी नहीं किया। हमने 48,000 आ तो गया है, 48,200 तक भी आ गए, लेकिन उस एवरेज को अभी तक पार नहीं किया। इसलिए बैंक निफ्टी एक नोच मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता मेरे को, जितना भी निफ्टी दे पा रहा है। यह पहला पॉइंट। दूसरा, चर्निंग में ना सबका साथ सबका विकास आ नहीं रहा एक साथ, एक ना एक दिन कोई ना कोई पीछे हट जा रहा है। इसलिए जब तक कंबाइन एफर्ट्स नहीं आता तब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के अंदर नहीं होगा। एक और चीज, बैंक निफ्टी थोड़ा लेगार्ड इफेक्ट है। ये आज से नहीं दिखा रहा, आप इसको अगर 2 महीने से चेक करेंगे तो इसने कभी भी लीडरशिप नहीं ली निफ्टी के आगे आके। हमेशा निफ्टी ने ही लीडरशिप को, इक्का दुक्का 2 दिन आ गया हो तो आ गया हो, अदरवाइज निफ्टी ही आगे रहा। बैंक निफ्टी की लीडरशिप एब्सेंट रही है। तो मेरा थोड़ा सा एक नोच ये भी है कि भाई आप लीडरशिप अभी नहीं लेते तो ठीक है, आप थोड़ा पीछे बैठे रहो। अब आते हैं लेवल्स की बात। 48,000 2 दिन से हम क्लोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 48,200 को पार क्यों नहीं कर रहे? आपको 200 पॉइंट पार करने में दिक्कत क्या है? चलो ठीक है, आप क्लोज कर रहे हो, लेकिन आप क्लोज करके कॉन्फिडेंस देके शॉर्ट्स को फंसा के तो जाओ, आप नहीं फंसा के गए। तो आज का सेशन मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी को एक काम करना चाहिए, 48,250 के ना केवल लेवल के ऊपर आना चाहिए बल्कि इसके ऊपर क्लोज भी करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका टारगेट 48,500, 48,800 मिलेगा। स्टॉप लॉस में आपको बता देता हूं, पहला स्टॉप लॉस है 48,000 का, दूसरा स्टॉप लॉस है 47,800 का। प्रोबेबिलिटी ये है कि 48,200 250 के ऊपर आज बैंक निफ्टी भी क्लोज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो ये मार्केट के लिए बहुत बहुत अच्छा साइन है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा रुक के आना चाहिए, या तो भाई आप 250 के बाद आना, 48,250 के बाद, या तो फिर थोड़ा वेट करो 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी को वापस नीचे जाने दो तब आना। पुराने वालों का ज्यादा कंफर्ट है नए वालों के मुकाबले, और नए वालों का रेशियो 1:1 है, पुराने वाले का 1:2 है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हमने छपवा दी, सब कुछ आपके सामने रख दिया अभिषेक जी। नए वालों को थोड़ा सा रुक के आना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रुकना है, वेट करना है। लेकिन शॉर्ट वाले भी वेट करें डिम्पी, उनको कितना वेट करना है? देखिए उनका शायद इस बार वेट लंबा भी हो सकता है, और ना केवल वेट लंबा हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी ना मिले उनको शॉर्ट करने की। देखो पिछले 6 दिन से तो मिली नहीं, आप खुद ही बता रहे हो। हमने जो डाटा के बेसिस पे, सिर्फ लेवल के बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई आप शॉर्ट ना करो बैंक निफ्टी। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, पुट कॉल रेशियो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आप डेली बेसिस पे चेक करो। जब भी 20 का विक्स आता है पीसीआर जरूर चेक करना चाहिए, भले 12 के विक्स पे पीसीआर मत चेक करो, लेकिन 20 पे विक्स पे पीसीआर जरूर चेक करो। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आने पर भी, क्या हम ऊपर नीचे होने पर हम महंगे हुए हैं कि सस्ते हुए हैं। और आप ट्रस्ट में, आप ऊपर आ गए हो 700 पॉइंट निफ्टी के, पता भी नहीं चला लोगों को, लेकिन अभी तक आप महंगे नहीं हुए हो। बैंक निफ्टी भी महंगा नहीं हो, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 1 के नीचे चल रहा है। तो आप शॉर्ट ना करो, भले आप लॉन्ग करो या ना करो, उसमें मैं एक वाद विवाद में आ सकता हूं, मैं डिबेट में भी आ सकता हूं। उसमें मैं ये भी कह सकता हूं ठीक है आपको जम नहीं रहा तो आप छोड़ दो, क्योंकि मैंने खुद बताया 1:1 का रेशियो है। लेकिन मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूं अभी भी, और मैं भी आपसे मना करूंगा अभी शॉर्ट मत करो। मार्केट के अंदर ठीक है थोड़ी बहुत थकावट बैंक निफ्टी के अंदर है, लेकिन वो शॉर्ट करने के लेवल का आमंत्रण नहीं है। अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा पक जाने दो या कच्चा हो जाने दो, कुछ तो हो। एक अधपक्के अधकच्चे में काम करोगे ना तो आप फंस जाओगे, फिर क्या आपका मन हावी हो जाएगा आपके लेवल्स के ऊपर, और मन को हावी नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये नज़रिया है निफ्टी बैंक निफ्टी। कौन से हैं वो सटीक लेवल्स जहां पे आपको ध्यान रखना है और क्या होनी चाहिए आपकी आज की रणनीति, डेटा के दम पे ये पूरा हमने आपके सामने रखा। पर चलिए अब वक्त हो चला है हमारे मेहमानों को जोड़ने का। आइए उनसे समझेंगे कि क्या है आज उनका बाजार पे नज़रिया, और साथ ही कहाँ पे आ रही हैं उनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल। स्वागत करना चाहेंगे वैशाली पारेख, किरण जानी और साथ ही अंशुल जैन का। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड वैशाली, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या नज़रिया है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, आज के लिए क्या व्यू रखती हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू Good ऑल ऑफ morning. यू। मार्केट थोड़ा एग्जॉशन देख सकता है ऑन ब्रॉड बेस अपने इंडेक्स पे, बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। सो ये वीक के लिए हम कहेंगे 22,300 का सपोर्ट रहेगा, और नियर टर्म टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 22,800। और उसी अनुसार बैंक निफ्टी आल्सो हैज बीन अ लैगर्ड, एंड पब्लिक सेक्टर लाइक एसबीआई में, कोटक बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही है, बट इट्स अ मिक्स्ड व्यू। सो 47,800 के सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी में भी हम पॉजिटिव व्यू ही बनाएंगे, और 48,500 टू 48,800 का नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए। तो ये रेंज हम मान के चल रहे हैं ये वीक के लिए। तो एक रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी ये दोनों में ही कारोबार होना चाहिए। पर चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स जो हैं कहाँ पे आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहाँ पे है उनका नज़रिया। एंड किरण, वेरी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके आज के स्टॉक आइडियाज़। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट, या तो प्रीवियसली जो एक करेक्शन आया था उसके अंदर के कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट्स पैन आउट हो रहे हैं। सो दो स्टॉक है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं। पहला है वो इन्फोसिस है। कल हमने यूएस सत्र में भी देखा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़े हैं, देयर आर चांसेस कि हमारे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में वो टेलमेंट्स रहेगा। सो इन्फोसिस का चार्ट आप देखोगे तो करीबन अप्रैल महीने से लेके अब तक स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब लास्ट वीक में हमने देखा था कि स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ वहां पे हम लॉन्ग बिल्डअप भी देख रहे हैं और वॉल्यूम भी काफी अट्रैक्टिव हुए। तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है, और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है। सो मल्टीपल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इन्फोसिस हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1442 के आसपास की क्लोजिंग है। 1465 एक से 2 दिन में टारगेट आ सकता है। 1429 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इन्फोसिस के अंदर।
नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो मेटल्स के अंदर से रहेगा। मेटल्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिल रही है, तो टाटा स्टील हमारा नेक्स्ट पिक रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन था। अब इन्फोसिस में जो कंसोलिडेशन था वो लोअर एंड के ऊपर था, हालांकि टाटा स्टील के ऊपर जो कंसोलिडेशन है वो डेली चार्ट के टॉप एंड के ऊपर है, वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर वापस बुलिश जोन के अंदर एंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो रिज्यूम हो सकता है। तो 167 के आसपास की टाटा स्टील की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 172 हमारा टारगेट रहेगा एंड 165 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो टाटा स्टील एंड इन्फोसिस हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। किरण जी की तरफ से टाटा स्टील है और इन्फोसिस, ये दो शेयर। अंशुल जी गुड मॉर्निंग, आपके पास कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदेंगे? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। अभिषेक जी देखिए, जनरली मार्केट में 3 to 5 डेज का मूव होता है और निफ्टी पे देखें तो हम ऑलरेडी 6 अपडेट्स दे चुके हैं। सैटरडे एक्सपेक्टेशन ये थी कि साइडवेज रहेगा और थोड़ा सा ऊपर जो गैप अप खुला उसके बाद साइडवेज ही रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और प्रोबेबली यहाँ से 1-2 दिन मैं डिम्पी जी के साथ एग्री करूंगा कि लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी फिलहाल कम है, लेकिन शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी भी मिसिंग है। उसकी सबसे बड़ी वजह है अगेन डेटा रीडिंग। एफआईआई इंडेक्स पोजीशन देखें तो अभी भी 2.5 लाख पे ओवरसोल्ड होते हैं, 2,46,000 पे हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और नेट इंडेक्स पोजीशन देखें तो वहां भी 5 लाख के नीचे ओवरसोल्ड होते हैं, 7.5 लाख के नीचे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होते हैं, वहां भी 5,32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। तो यहाँ पे नीचे की संभावना काफी कम है, ऊपर की संभावना काफी हाई है, लेकिन 7 अपडेज हो चुके हैं तो थोड़ा सा 1-2 दिन कंसोलिडेशन अगर मिल जाता है तो मार्केट का ऊपर चलना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, मिड कैप इंडेक्स में मैंने कहा था काफी तेजी है, 11,400 का पहला टारगेट था, 11,399 का हाई बना के नीचे आ रहा है, वहां भी 7 दिन का कंटिन्यूअस अप मूव हो चुका है। तो एक पुल बैक 11,240 तक लग रहा है, जहां से फ्रेश ब्रेकआउट आया था उस पॉइंट तक पुल बैक लग रहा है। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कम है, पुल बैक आ रहा है, उसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। पहला दूंगा मिड कैप काउंटर से डोडला डेयरी। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 11 हफ्तों का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे 2 इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, लास्ट वीक में बेहतरीन ब्रेकआउट रहा है, ऑलमोस्ट ओपन लो था और हाई पे हम जाके क्लोज किए। यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए, तो डोडला डेयरी यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 1010 पे 970 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 1090 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन काउंटर से दूंगा एबी कैपिटल। यहाँ पे 78 मंथ्स का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था लास्ट मंथ में, करंट मंथ में 2 वीक का पुल बैक हो चुका है। लास्ट वीक में थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश किया, वापस फ्रेश अप मूव, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट बनने की संभावना काफी हाई है। 230 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, ऊपर में पहला टारगेट 245 स्विंग हाई का रहेगा और इमीडिएट बेसिस पे 275 जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है, तो प्रीएम्प्टिव बाय करना चाहिए 223 पे। 218 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 230 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो 245 और 275 तक हम जा सकते हैं। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। मोटा मोटी अंशुल ने आपको 2 शेयर दे दी, एक तो डोडला डेयरी है। देखिए डोडला डेयरी इंटरेस्टिंग शेयर है, इस समय काफ़ी बढ़िया तरीके से चल भी रहा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की निगाह में भी है ये शेयर, इस पे ध्यान रखिएगा। ये 1000 के ऊपर हो गया है डोडला डेयरी, अभी 1090 का टारगेट। दूसरा एबी कैपिटल है, ये अंशुल जी की तरफ से है। वैशाली पारिक की एक बार जरा कॉल्स भी पता कर लेते हैं। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल्स क्या हैं आज की? गुड मॉर्निंग। सो मैंने एक तो टाटा पावर चुना है बिकॉज हमने देखा था दैट वॉल्यूम पिकअप हो रहा है एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द रेंज। सो अबाउट 442 ये स्टॉक में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है फॉर अ टारगेट ऑफ 460 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 430। और दूसरा कैश काउंटर में एक्चुअली काफी इंफ्रा स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, आईआरबी, एचसीसी। सो फिलहाल मैं चूज करूंगी एचसीसी 36 के स्टॉप लॉस के साथ 42-45 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, एससीसी आपका इंटरेस्टिंग शेयर निकल के आया है इस समय 42 के टारगेट के लिए। ऑल्दो वैसे एससीसी जल्दी जल्दी नोटिस नहीं होता, लेकिन आप करवा रहे हैं तो ज़रूर नोटिस हम करेंगे आज। और आज मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर एससीसी ही रहेगा। आप 42 का टारगेट दे रहे हैं, 36 रुपये का स्टॉप लॉस है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। और आपका एक शेयर है टाटा पावर, ये भी इंटरेस्टिंग शेयर है। टाटा पावर एससीसी वैशाली की तरफ से। डोडला डेयरी आज ज़रूर चेक करेंगे, ये दिया अंशुल सर ने आपको। ये भी कैपिटल भी दिया है। किरण सर ने जो आपको ट्रेड दिया है, स्क्रीन पे दिखाते जाइए, हाँ सभी के सभी ट्रेड। किरण जी ने जो आपको ट्रेड दिया, एक बड़े दावेदार पे बैटिंग की है, वो इन्फोसिस, बड़ी हिम्मत की बात।
हालांकि मेरा अभी ट्रस्ट पूरी तरह से जागा नहीं, बट इन्फोसिस चल सकता है और ये बड़ा एक क्रिटिकल रोल में अपना सकता है। इन्फोसिस हो गया। दूसरा इन्होंने भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी चुनी है, वो है टाटा स्टील। इस पे भी आप ध्यान रखें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे होंगे ज़्यादातर स्टील बेस्ड कंपनी, चाहे सेल हो या टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, ये सब के सब थोड़ा ठीक पोजीशनिंग के साथ बंद हुए हैं। तो ये 3 एक्सपर्ट्स, 6 बाय कॉल्स आपके सामने हैं। मोटा मोटी इंडेक्स पे व्यू यही है कि बाइंग ऑन डिप तो कर सकते हो, अभी शॉर्ट करने की रणनीति ना अपनाएं। बाजार थोड़ा हल्का हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, बट वैसी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ें। अब जरा खबरों वाले शेयर हो और अर्निंग्स दोनों का एक स्नैपसिस ले सकते हैं, और मेरी सहयोगी आशीषा मेरे साथ जुड़ रही हैं जो दोनों की जानकारी आपको एक साथ देंगी। लेकिन पहले आशीषा, आप हमको जरा अर्निंग्स के बारे में बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए अलग से। पहले सिर्फ अर्निंग्स बता दो। हाँ, तो सबसे पहले ONGC की बात करते हैं तो नतीजे अनुमान से काफ़ी अच्छे रहे। मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए इस क्वार्टर में, तो ONGC में पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा वर्लपूल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ सॉफ्ट रहा है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी सॉलिड रहा है। तो कंपनी ने मार्जिन्स 8.3% पे रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 6.3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। मार्केट शेयर गेन्स कंपनी ने रेफ्रिजरेटर और वॉशर सेगमेंट में एंजॉय किया और सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा गया, तो काफ़ी अच्छे नतीजे वर्लपूल से भी दिखाई दिए। इसके अलावा BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 32% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स 26.7% पे आए, लेकिन अनुमान से देखें तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। और फुल ईयर FY24 के लिए कंपनी ने 20,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस दिया था, लेकिन कंपनी 32,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज जीत पाई FY24 में, तो काफ़ी अच्छा फुल ईयर परफॉर्मेंस रहा। और FY25 के लिए भी कंपनी ने गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, जिसके चलते BEL पर भी एक्शन रहेगा। इसके अलावा सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे। वन टाइम गेन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे जो रेलवे से आए थे रेवेन्यू में, जिसके चलते 20% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अगर हम उस एलिमेंट को निकाल दें तो एडजस्टेड नतीजे अनुमान से थोड़े से कमज़ोर रहे। इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में 10% का ग्रोथ दिखा, लेकिन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। 3% पर मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 4.3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। और लास्ट में त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में 15% का डिक्लाइन दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स 15.9% पे आए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 15% की डिक्लाइन दिखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो अनुमान से कमजोर रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी अपनी नजर रखें। शेषा, ये पूरी अर्निंग्स की लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए, पर इसी के साथ शेषा ये भी बताइए कि खबरों के दम पे आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करते हैं। याद रखें क्वीन फिशर कंपनी ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था फरवरी में कुछ स्टेट्स में। अब कंपनी ने उसका सप्लाई एक्सपैंड किया है। असम और मेघालय में भी यूनाइटेड ब्रूअरीज क्वीन फिशर सप्लाई करेगी, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज पर अपनी नज़र रखें। 2 फार्मा कंपनीज की बात करते हैं जहां US FDA एक्शन के दम पर फोकस रहेगा। एक है सोलारा एक्टिव और दूसरा है लुपिन। सोलारा एक्टिव की कंपनी की जो फैसिलिटी है विशाखापट्टनम में, उसके लिए कंपनी को फॉर्म 4830 ऑब्जर्वेशंस के साथ मिला है। और लुपिन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की न्यू जर्सी में जो फैसिलिटी है उसके लिए इंस्पेक्शन हुआ था, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन 7 मई से 17 मई तक, और कंपनी को 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 में। तो US FDA एक्शन के दम पर दोनों ही फार्मा कंपनीज फोकस में रहेगी, सोलारा एक्टिव और लुपिन। इसके अलावा 2 और कंपनीज की बात करते हैं जिनको नए ऑर्डर्स मिले हैं। एक है RVNL जिसको 150 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। उसके अलावा है राइट्स, ये भी ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेगा। बांग्लादेश रेलवे से 200 पैसेंजर कोचेस के लिए ऑर्डर मिले हैं। 915 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो राइट्स को भी करीब 915 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और लास्ट में SIS की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है जहां स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक सब डिविजन कंसिडर किया जाएगा, तो SIS पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो ये तमाम खबरें, इन खबरों के दम पर शेयर आज फोकस में रहेंगे और जो भी नतीजे आए हैं
उसके चलते भी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हम नतीजों का एक-एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपके लिए विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। पूजा बताइए कहाँ पर फोकस है, क्या खास है आज? जी, शुरुआत सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से करेंगे और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं। नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया है और लक्ष्य बढ़ाकर 3,230 का किया है कंपनी पर। हालांकि सिटी ने बिकवाली की राय कायम रखी है और लक्ष्य 2,300 का दे रहे हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट आई है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। अगर ओवरऑल कमेंट्री की बात करें तो दोनों ही रिपोर्ट्स में कहना है कि नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, मजबूत ग्रोथ लगातार बनी रह सकती है, लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट पर स्टॉक थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। IEX पर इन्वेस्टेक ने रेटिंग होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की दी है और डबल अपग्रेड हुआ है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 135 से बढ़ाकर 175 का कर दिया है और इनका मानना है कि अगला साल भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कंपनी के लिए, ग्रोथ आउटलुक अच्छी है, मार्केट शेयर बरकरार रहने की उम्मीद है। फीनिक्स मिल्स पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 3,352 से बढ़ाकर 3,885 का कर दिया है कंपनी पर। अंबर एंटरप्राइजेस पर भी रिपोर्ट अच्छी आई है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 4,385 से बढ़ाकर 4,900 का कर दिया है और इनका कहना है कि चौथी तिमाही में नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, 2-3 तिमाहियों में एसी की बिक्री पर असर पड़ सकता है। जाइडस लाइफ पर जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और यहाँ पर भी लक्ष्य बढ़ा दिया है, 750 से बढ़ाकर 1,070 का लक्ष्य देख रहे हैं जाइडस लाइफ पर और इनका कहना है कि अमेरिका को लेकर FY25 के लिए काफ़ी मजबूत गाइडेंस दी है और इनकी पाइपलाइन भी US के लिए मध्यम अवधि में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स स्टॉक पर भी नजर रखिए, एंटिक ने अपनी कवरेज शुरू कर दी है खरीदारी की रेटिंग के साथ और लक्ष्य देख रहे हैं 847 रुपए प्रति शेयर का। ये तो बात हुई कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स की, अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स की। डिलीवरी पर CLSA ने रेटिंग खरीदारी से घटाकर अंडर परफॉर्म की दी है और लक्ष्य भी घटा दिया है, 600 से घटाकर 488 का कर दिया है। नतीजे इनका कहना है कि अनुमान से कमजोर आए हैं। बंधन बैंक पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 250 से घटाकर 210 का दिया है और इनका कहना है कि चौथी तिमाही फिर से एक खराब तिमाही रही कंपनी के लिए। और ग्लोबल हेल्थ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी डबल डाउनग्रेड हुए हैं, रेटिंग घटा दी है, खरीदारी से घटाकर होल्ड की है और लक्ष्य 1470 से घटाकर 1400 का कर दिए हैं। वहीं अनुपम रसायन पर जेफरीज ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 575 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका कहना है कि चौथी तिमाही नतीजे तो अनुमान के मुताबिक ही थे, लेकिन बैलेंस शीट थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ठीक है पूजा, ये सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट सुबह सुबह बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विनीत बोलिंजकर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला फिर से हमारे लिए। हालांकि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी है सर, मैं रिपोर्ट्स को थोड़ा ना आजकल की गर्मी से जोड़ के दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने IEX की रिपोर्ट चेक की। IEX पे सर इन्वेस्टिक की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी होल्ड से रेटिंग को बढ़ाकर कर रहे हैं बाय और टारगेट प्राइस को कर रहे हैं 175 रुपये, पहले था 135 रुपये। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डेरिवेटिव्स का डाटा देखेंगे इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है और एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है, इसलिए रिपोर्ट, डेरिवेटिव, टेक्निकल प्लस मौसम सबको देख के मेरे को IEX तो ठीक लग रहा है। एक बार सर आपका टेक बताइए, ये उसी चीज से जूझ रहा है सर, वो कपलिंग और डीकपलिंग वाला, आपको ध्यान है ना, बस उसी का ही मारा हुआ है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, नो ब्रेनर एक्चुअली कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पावर शॉर्टेज तो बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मौसम इतना गर्मी आ गई है और उसकी वजह से एसी की भी सेल्स बढ़ रही है, तो सिस्टम के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है। तो जो सरप्लस डिविजन्स है वो अपना पावर बेचते हैं IEX पे और उसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भी अच्छी है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और हमें लगता है कि इसमें बाय जारी रहेगा। अगर सर इसमें बाय जारी रहने वाला, अगर मैं इसी की रिपोर्ट को मान लूँ तो 175 एक्चुअली में टेक्निकल्स के पुल बैक का एक लेवल भी है जो रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। तो ये जो टारगेट आप देख रहे हो नीचे लिखा 175 बाय हो गया ये, ठीक। एक रिपोर्ट का हवाले से मैं सर आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो है बंधन बैंक को लेकर। सर पहले मैनेजमेंट के टॉप नॉच गए, बाद में नंबर्स खराब आए, जो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड था कि हाँ नंबर्स खराब आएंगे वो आए भी,
तो बंधन बैंक पे आपका टेक क्या है? CLSA की रिपोर्ट ये कहती है कि 250 से ये शेयर 210 है अब हमारा टारगेट। हालांकि अभी उससे नीचे ही है ये, बट उन्होंने अपने टारगेट को हटा के ये सिंबॉलिकली बता दिया कि शेयर ज़्यादा नहीं चलेगा, बहुत उम्मीद मत रखना इस शेयर से। ये मैसेज देना चाहते हैं। सर आपका टेक क्या है? सर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। हमें लगता है कि बैंक में काफी चर्न हुआ है और सब टॉप मैनेजमेंट और की पोजीशंस पे न्यू हायरिंग हुई है, और ये जो रिकग्निशन ऑफ लॉसेस और एनपीएस जो हो चुके हैं, हमें लगता है कि यहाँ से आपका अच्छा ग्रोथ आएगा आगे जाके, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो माइक्रो लेंडिंग है वो कम नहीं होने वाला है। तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ गुड बैलेंस बिटवीन इंक्रीज ऑफ नॉन ईसीबी लोन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ निम्स। तो हमें लगता है कि ये एक थोड़ा समय ले सकता है ये स्टॉक राउंड अबाउट होने में, लेकिन यहां से हमें डाउनसाइड कम और अपसाइड ज्यादा नजर आती है। तो चलिए अब हमारे साथ ईजी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालविया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं वो फिफ्थ जो फेज़ था इलेक्शन का वो हमने पूरा किया। साथ ही अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कई सारे क्यूज़ हैं इस हफ्ते के लिए। पर ख़ास तौर से जिस तरीके का वोटर टर्नआउट रहा उससे मार्केट को क्या कुछ क्यूज़ निकालने चाहिए और आपके एस्टिमेट से कहाँ पे ये पैन आउट करें? देखिए, वोटर टर्नआउट से आप मैथमेटिकली, मैं पहले भी बोल रहा था कि आप कोई इलेक्शन रिजल्ट की आउटकम नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज ये एक मीन इट इज़ नॉट लाइक देयर इज़ नो साइंटिफिक वे इन विच यू कैन डू इट। तो वोटर टर्नआउट को लेकर के जी हाँ, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के बाद मार्केट में थोड़ी गहमा गहमी हुई थी। फोर्थ फेज़ के बाद वो कंसर्न सेटल डाउन होने लगी। फिफ्थ फेज़ के बाद मुझे लगता है कि कोई गहमा गहमी नहीं होगी। तो जी हाँ, एक थॉट है कि वोटर टर्नआउट अगर लो होता है तो वो करंट पार्टी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। लो वोटर टर्नआउट शायद चैलेंजिंग पार्टी के लिए बड़ी न्यूज़ है, मगर साइंटिफिकली आप उस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो उस बात पे ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली मार्केट्स को, ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मार्केट्स के लिए बड़े मुद्दे इस समय क्या है? मार्केट्स के लिए सबसे अच्छी खबर ये कि ग्लोबल मार्केट्स एकदम कड़क हैं। नैस्डैक ऑल टाइम हाई बना चुका है। अगर आप देखें, एशिया के सभी बाज़ार एक ऊपरी ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स, भले ही वह गोल्ड हो या फिर कॉपर हो या फिर सिल्वर हो, मेटल्स के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय जहाँ हम एक तेज़ी सब एसेट क्लासेस में देख रहे हैं, उसी समय हमें कच्चे तेल के अंदर, क्रूड के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो इन्फ्लेशन की जो कंसर्न्स थी, मुझे नहीं लगता कि आने वाली हैं। तीसरी, अब एफआई की बात करें, मार्केट के अंदर एक समस्या है, वो लग रहा है समस्या कम हो रही है। थर्सडे फ्राइडे को जो डेटा पॉइंट आया था, लगता नहीं है कि एफआई ज़्यादा बेचने वाले हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप एफआई और डीआई की पोजीशनिंग देखें और इस पर थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, ये डेटा हम कई बार हमारे व्यूअर से शेयर कर चुके हैं कि एफआई की जो पोजीशनिंग है वह 12 साल के लो पर है, शॉर्ट पोजीशनिंग निफ्टी में। रिटेल और एफआई की जो डीआई की जो पोजीशनिंग है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो मार्केट के अंदर इलेक्शन को लेकर के जो तेज़ी पे जो बेट कर रहे हैं वह है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। मंदी पे जो बेट कर रहे हैं वह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर मार्केट को इलेक्शन का वर्डिक्ट अच्छा लगता है तो देखिए क्या हो सकता है सृष्टि, सब बोलेंगे कि भाई रिटेल और डीआई तो तेजी खेल ही रहे थे, वो एक पॉजिटिव इलेक्शन वर्डिक्ट पे बैट ही कर रहे थे, तो वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करे। मगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इस समय मंदी में हैं वह हेज करें अपने पोर्टफोलियो को। अगर इलेक्शन वर्डिक्ट अच्छा है तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग करें। तो मेरे हिसाब से इन द रन अप टू द इलेक्शन, रादर देन लुकिंग एट डोमेस्टिक पीएसयू स्टॉक्स और लोकल सिक्लिकल स्टॉक्स, आप ऐसे स्टॉक्स में नज़र रखिए जहां पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से एफआई वापस आएगा तो क्या लेगा। एफआई जब वापस आता है वो 1 महीने के लिए नहीं आता है, वो 6 हफ्तों के लिए नहीं आता है, वह 3 से 5 साल के लिए वापस आता है। तो ऐसे कौन से शेयर हैं जहां पर एफआई पलटी मार सकता है और अगर वापस आता है तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग किन बड़े एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में आ सकते हैं? मुझे लगता है वो एक इलेक्शन ट्रेड है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। ये सारे आंकड़ों की बात तो हो गई, लेकिन एक और बड़ा स्पेशल आंकड़ा है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। वो ये है कि 18 आवर्स स्वदेश ने YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है।
और ये मुमकिन हुआ है आपकी लीडरशिप की बदौलत, हमारे दर्शकों के प्यार और भरोसे की बदौलत। फास्टेस्ट है हम सर, अगर हम बिजनेस चैनल के स्पेस की बात करें तो उसमें 10 लाख के सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले चैनल में। ये एक मैजिकल नंबर है। आई थिंक वी मस्ट थैंक आवर व्यूअर्स एंड मैनेजमेंट फॉर देयर बिलीफ एंड सपोर्ट। और जो हमारा टीम वर्क है, हमने इम्पॉसिबल को इजी लुक दिखा दिया है। जो दूसरे कई चैनल्स ने 18 साल में करा है, हमने लेस देन 3 इयर्स में वो अचीव करा है। तो एक काबिल तारीफ़ है। मगर काबिल तारीफ़ से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो व्यूअर से हमारा कनेक्ट है, वह बढ़ रहा है। वह इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज जो हमारे चैनल का उद्देश्य है वह है बढ़ो बदलो देश के साथ। इंडिया का अच्छा समय आ चुका है। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हम हमारे साथ रहेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है अब एक प्रकार की आपको वैरायटी दिखाता है, लॉन्ग फॉर्मेट शोज, शॉर्ट फॉर्मेट शोज, लॉन्ग इंटरव्यूज़, शॉर्ट इंटरव्यूज़। तो सबसे पहले तो एक हमारे व्यूअर्स या फिर हमारे यूट्यूब वॉचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे ब्रांड को इंडोर्स करा, उन्होंने हमारी स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म को इंडोर्स करा। और आई थिंक मेरा ये मानना है कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। हम 3 साल पुराने नहीं हैं, हम 3 साल यंग हैं। और अगर यह दशक और यह शताब्दी अगर भारत की है तो ईटी नाउ स्वदेश जुड़ा रहेगा। हमारी कमिटमेंट है, हम आपको लगातार बिजनेस न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, हर वही एस्पेक्ट बताते रहेंगे सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर इन्वेस्टर, बेटर ह्यूमन बीइंग एंड अ बेटर पर्सन। निश्चित तौर पर सर, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, भरोसे के साथ हम खबरों को परोसते हैं और ट्रेड देते वक्त भी किसी के मन में कोई शक, कोई सुबह हमारे ऊपर नहीं होती है। और ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और ये आंकड़े उसकी तस्दीक भी करते हैं। सर, स्टॉक्स की बात कर लें। पहले तो आपको भी मैं बहुत बधाई दे दूं इस कीर्तिमान के लिए। लेकिन BEL सरकारी शेयरों में हम देख रहे हैं कि फिर से एक रौनक लौट आई है। BEL हो, HL हो, BHEL हो, खासतौर से BEL की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट में 30% का उछाल है, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। BEL को आप यहां से कैसे देख रहे हैं? 250 रुपए के ऊपर का भाव है, यहां से चाल कैसी रहेगी सर इसकी? देखिए, आउट परफॉर्म करेगा अभिषेक है, बिकॉज इसके अंदर ग्रोथ है, मोमेंटम है, मार्जिन्स हैं, आउटलुक है और इस समय इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। BEL की जो ग्रोथ थी वह यह थी कि भाई इंडिया की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिक्वायरमेंट है, वो BEL के पास आती थी। उसके बाद BEL ने 2020 के बाद अपनी जो पूरी प्रोडक्ट ऑफरिंग थी, अपनी जो इंटायर इंजीनियरिंग स्किल थी, उसको बदला। अब यह मिसाइल से लेकर के एयरक्राफ्ट डिलीवरी सब चीज़ में आ चुके हैं। भारत अब उस कगार पर पहुंचा है दैट लॉट ऑफ इंपोर्ट्स नाउ आर गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय लोकल कंपनीज। और BEL के अंदर कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, बिकॉज कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक आपकी डिफेंस की नीड होती हैं जो कि आप प्राइवेट सेक्टर से आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, वो आप सरकारी क्षेत्र से ही, सरकारी कंपनियों से आउटसोर्स करेंगे। तो वहाँ पर BEL को हम देख रहे हैं ग्रोथ मिल रही है। मगर उसके बावजूद और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप कोई बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं अगर आप एक सरकारी कंपनी, अगर आप सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रेलवेज में हैं। मगर आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वह एक पारदर्शिता दिखाता है, वो बताता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है और आपकी जो कैपेबिलिटी है कितनी अच्छी है। BEL अब एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आने वाले समय में हम यह समझ रहे हैं कि BEL कुछ कंट्रीज़ में अब विमान एक्सपोर्ट भी करेगा। तो मुझे लगता है जो कल का BHEL था वैसे आज का जो BEL है और आने वाला BEL के अंदर काफ़ी परिवर्तन रहेगा। और मार्केट शायद इसी बात को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है। तो मुझे लगता है कोविड का जो इसका बॉटम बना था, उसके बाद जो इसमें उछाल आया है, ये ट्रेंड अभी मल्टी ईयर ट्रेंड रहेगा। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। एक आखिरी क्वेश्चन मेटल स्टॉक्स पर भी है। मेटल स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे चाइना की रीओपनिंग भी है, कुछ हद तक मार्केट के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक री रेटिंग का पार्ट भी बनेंगे। कुछ अर्निंग के हिसाब से उनकी वेटेज भी ऐसी क्रिटिकली हो गई है कि उनको थोड़ा ऊपर रखना ही पड़ेगा। और मैंने सर एक CNS मेटल इंडेक्स अभी दिखाया, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ पे दिख रहा है कि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छे बेस बनाने के बाद फिर से चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक बार आपका टेक मेटल स्टॉक्स पे सर। देखिए, मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, शुगर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक पूरा कमोडिटी में हम वेव देख रहे हैं, क्योंकि जब वेव आती है तो सब चीज़ें एक साथ ऊपर जाती है। मक्का, चीनी का तेल सब एक साथ ऊपर जाता है। इस समय जो हम देख रहे हैं वो जो शाइन है वो केवल मेटल्स में है। सीमेंट की प्राइसेस ऊपर नहीं बढ़ी हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर नहीं बढ़ी है।
मेटल्स के अंदर बड़े फेरस और नॉन फेरस हो, सबके अंदर हम तेज़ी देख रहे हैं। अब इसका क्या कोरिलेशन चाइना है या फिर सेक्टोरल रोटेशन है? मुझे लगता है सेक्टोरल रोटेशन ज़्यादा है, बिकॉज डिमांड इंडिकेटर्स मुझे इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं लग रहे हैं किसी भी बड़े अनुमान की वजह से कि इतनी बड़ी इनके अंदर तेज़ी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर सेक्टोरल रोटेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है और ये रहेगा, खास करके स्टील में रहेगा। अगर आप देखें एक ग्राफिक आएगा, आयरन ओर प्राइसेस हैव गॉन डाउन एंड स्टील प्राइसेस हैव गॉन अप, कोल प्राइसेस आर ऑल्सो डाउन। तो कुल मिलाकर के स्टील कंपनीज के लिए जो क्वार्टर रहेगा बहुत बढ़िया क्वार्टर रहेगा। रॉ मटेरियल हैज़ गॉन डाउन एंड स्टील प्राइसेस हैव गॉन अप, विच मीन्स दैट जो स्पॉट में स्टील कंपनीज जो बिकवाली करती हैं उनको इसमें काफ़ी इस समय बेनिफिट मिल सकता है। तो विद इन मेटल्स इसमें नज़र रखें। दूसरा, हिंडाल्को नोवेलिस्ट की लिस्टिंग की बात हो रही है, तो नोवेलिस्ट की लिस्टिंग की वजह से हिंडाल्को की जो सब्सिडरी है यूएस में लिस्ट होने वाली है, जल्दी लिस्ट होने वाली है, सम ऑफ पार्ट में उस पर नज़र रखें। तो मुझे लगता है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। वेदांता में डेट के इशूज़ इस समय ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मेटल प्ले है। हालांकि क्रूड भी उसका बड़ा कंपोनेंट है, मगर फेरस और नॉन फेरस वहाँ पे अच्छे लगते हैं। तो स्टील एक नंबर पर, उसके बाद नॉन फेरस में 2 कंपनियां हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बीईएल मेटल्स और साथ ही बाजार पे क्या कुछ करना चाहिए, क्या नज़रिया बनाना चाहिए, ये हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये तो हो गई बात आज किस तरीके से आप बाजार पे रखिए नज़रिया, और साथ ही बीईएल एक तैयारी कर रहा है मल्टी ईयर ट्रेंड की, और साथ ही मेटल काउंटर्स में जिस तरीके की हम तेज़ी देख रहे हैं, खास तौर से आपको ध्यान रखना है स्टील कंपनीज पे, और साथ ही हिंडाल्को और वेदांता पे भी आप नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त तो चला है भसीन जी को जोड़ने का, और शुरू करेंगे भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही नज़रिया बताइए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। कई सारी चीज़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 5th फेज़ की वोटिंग का टर्नआउट है, FIIs की बिकवाली थोड़ी थमती हुई नज़र आई है, और ग्लोबल बाज़ारों में भी मेटल्स की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी, अभिषेक और डिम्पी को। आज तो देखिए रंगत कितनी अच्छी है। 22,800 से एक हफ्ते में 21,800 और 21,800 से वापस 22,600। तो मुझे लगता है यहाँ रेंज रहेगी। न्यू हाई अभी मेरे हिसाब से आएगा नहीं। मार्केट अच्छा है, कुछ टाइम स्पेंड करे यहाँ और कंसोलिडेशन होए। वी डोंट वांट रनअवे रैलीज और रनअवे फॉल्स। मार्केट मैच्योर है, थोड़ा डाइजेस्ट करेगी और वेट करेगी। जो बड़ा इवेंट वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर नहीं सका बिकॉज मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक अंडरटोन आपको जैसे कहा, चाइना बैक इन रनिंग, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, आईटी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग, एंड इंडिया में डेमोग्राफिक प्रीमियम की वजह से आप देख रहे हैं होटल्स, एयरफेयर्स, एयरलाइंस, एनीथिंग टू डू विद ऑटो, ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना है, और मार्केट में जैसे मैंने कहा इंडेक्स में भी इन अ रेंज, बट स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस रहेगी। यहाँ से श्री जी आपको बोलूं, जब मैं 250 रुपए पे वेदांता 500 का टारगेट दे रहा था तो लोग मुझे ट्रोल करके कह रहे थे पागल है, और 500 रुपए आएगा, 96,000 रुपए हो गया सिल्वर। द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन सिल्वर आफ्टर हिंदुस्तान जिंक इज वेदांता। और आप उनका उदयपुर में यूनिट देखें तो अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है वेदांता का भाव 500 रुपए इस हफ्ते में आया। दूसरी बात, आपको जो स्टील के काउंटर दिए थे सेल और नैल्को, वो भी न्यू हाई पे चले गए, रिजल्ट अच्छे हैं। बीईएल मेरा टॉप पिक था 180, 190, 200 पे, वो भी रिजल्ट अच्छे हैं। सिटी यूनियन बैंक 115, 18, 20 पे कोई पूछने वाला नहीं था, आज 153 हो गया, रिजल्ट अच्छे हैं। तो आपको अपना स्टॉक्स, अपना व्यू बढ़ाइए और अपने आप को इन्वेस्टिंग करिए। वोडाफोन आपको कहा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट कहा है, ये मेरे हिसाब से डबलर्स हैं। कोई भी सरकार आए ना आए, आप उन बिजनेसेस में जाइए जहां टर्न अराउंड है। और मैं आपको कह सकता हूं इस साल का श्रेय टॉप ग्रुप का होएगा, AB ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। तो वहां पे अच्छे शेयर ढूंढिए और अपना निवेश बढ़ाइए। ठीक है बसीन साहब, गुड मॉर्निंग। कुछ और शेयर्स हैं जो आज आप स्पेसिफिकली देना चाहते हैं एज अ कॉल्स? डिम्पी जी, मैं सैटरडे का सेशन छोटा था इसलिए मैंने शेयर आपको कहे थे, मैं रिपीट करूंगा। देखिए एम्बेसी ऑफिस का मैंने आपको कहा 34 मिलियन स्क्वायर फुट है, कमर्शियल रियल एस्टेट थ्रू द रूफ,
और चाहे वो शेयर 5% बढ़ा उस दिन, लेकिन अभी भी 38-40 में मिले या थोड़ा सा आप लीजिए, 450 का टारगेट है आपके लिए एम्बेसी रीट पे, ऑफिस पे। दूसरा मैंने आपको कहा विप्रो, आईटी में अगर एक शेयर 700 रुपए जाएगा या यहाँ से डबल रखने की क्षमता रखता है वो विप्रो है। बाकी सब छोड़िए, आपको टॉप आईटी शेयर जो है उनमें विप्रो आर्ग्यूबली इज द मोस्ट रीजनेबल, और जहां बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट टाई-अप्स आर टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ इसमें इस साल में जरूर आएगा जो बड़ा न्यूज होएगा। तो विप्रो में 486 का पहला टारगेट है, 445 का स्टॉप लॉस, लेकिन 550, 550 आ जाए मई के महीने में कोई बड़ी बात नहीं। एंड लास्ट, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एबी ग्रुप पे बहुत पॉजिटिव हूँ आपके लिए। एबी, एफआरएल, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक मैंने सब दिए हैं। आज का पिक अगेन एबी कैपिटल, उसकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, ऑफ द एएमसी, ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस, अनबिलीवेबल बिजनेस, और वैल्यूएशंस अब इसको न्यू स्ट्रेच पे ले जा रहे हैं। 265 का पहला टारगेट है, 290 का दूसरा, और 215 का स्टॉप लॉस। ये शेयर भसीन साहब की तरफ से, और अंशुल को आज खुश होना चाहिए, एबी कैपिटल उनकी लिस्ट में भी है और भसीन साहब ने भी इसको रेकमेंड किया है। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों की चर्चा करेंगे और हर एक शेयर पर अलग अलग हम व्यू भी लेंगे भसीन साहब से, रिजल्ट एक्सपर्ट में। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे ओएनजीसी से। अनुमान से बेहतर नतीजे ओएनजीसी ने पेश किए हैं। मार्जिन इंप्रूव किया है 1% के आसपास का। ओएनजीसी जिसके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिसके पास नहीं है वो तो आज ही खरीद ले, और फिर मत कहना कि 350 का भाव हो गया और हम देखते रह गए। अगर कोई शेयर पीएसयू में री रेट होने वाला है ऑन दी अपसाइड, वो ओएनजीसी है। आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया एनर्जी प्ले है, और आज के डेट में सबसे चीपेस्ट एनर्जी स्टॉक इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। मेरे हिसाब से ओएनजीसी का भाव 450 होना चाहिए। आप अपना डिलीजेंस कीजिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप हेवीवेट स्टॉक चाहिए तो ओएनजीसी है। नंबर्स बहुत शानदार हैं और आगे भी बढ़िया होंगे। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में वन ऑफ था, इसलिए नंबर सुपरलेटिव लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है अनबिलीवेबल प्ले on all sectors regarding oil exploration and discovery, और जो उसका बिजनेस मॉडल है इतना आउट परफॉर्म करेगा कि आप देखते हैं। तो मेरे को 350 का टारगेट दिखता है ओएनजीसी में। आप इसमें एक सिप कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज देन यू विल गेट बोथ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट एंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ओएनजीसी को खरीदने की सलाह। वैसे भी अगर हम इस साल की बात करें तो 35-36% ये शेयर चल चुका है। 350 का टारगेट भसीन साहब के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आज ही खरीद लें, ये आपके लिए राय। अगला शेयर वर्लपूल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्जिन में 2% का इंप्रूवमेंट है, और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 23% का उछाल है। रेवेन्यू में भी 4% के आसपास की बढ़त है। वर्लपूल भसीन साहब, इस पर आपकी रिकमेंडेशन? नहीं, शेयर तो अच्छा है, लेकिन कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट ने माल अपना बेचा था, विच लेफ्ट अ सार टेस्ट इन द शेयर होल्डर्स व्यू। मैं अभी भी सोचता हूँ इन द वाइट गुड्स कंपोनेंट, मुझे ब्लू स्टार हैवल्स और सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर बेटर प्रोस्पेक्ट है। इसके रिजल्ट अच्छे हैं और अनडाउटेडली कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मैनेजमेंट की नीति रही है वो थोड़ी सी मुझे अपसेटिंग रही है, बिकॉज वो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं रहे। तो इट इज बेटर टू बी इन नेम्स लाइक सीजी कंज्यूमर, वोल्टास, हैवल्स। सीजी कंज्यूमर, वोल्टास और हेवल्स, इस पर आप भरोसा कीजिए। अगला काउंटर है सेल का। नंबर थोड़े वीक आए हैं, हालांकि अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो अद्भुत प्रदर्शन रहा है। साल भर में ही ये शेयर डबल हो गया है सरकारी कंपनी होने के बावजूद। मार्जिन इंप्रूव किया है सेल ने, 9.25 से 12.5 का परसेंट का। नंबर्स वैसे ओवरऑल कमजोर हैं, लेकिन सेल पर आपकी क्या राय है वसीम साहब? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभिषेक जी 115-20 पे कहा था सेल इज द न्यू गेल, और वही हो गया है। सेल गेल के भाव पे चले गया और गेल तो आसमान छू रहा है। अभी भी आप लेके चलिए पीएसयू स्टॉक लाइक सेल, जो आर्ग्यूबली आज की डेट में सबसे बड़े लैंड बैंक पे बैठता है और जिसकी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत स्ट्रांग है। साथ में आयरन और प्राइसेस घट गई, कोल प्राइस बैठ गई, तो इसके मार्जिन और इंप्रूव होंगे। कभी नहीं सेल ने 12.5% का डबल डिजिट मार्जिन दिया, तो आई थिंक कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। हाँ, स्टॉक का रनअप काफी रहा है, हमारा डिस्क्लोजर है, हमारे ये
सेल इज वन ऑफ आवर टॉप स्टील काउंटर होल्डिंग, लेकिन हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है, ये शेयर अभी भी स्पेसेस जाएगा। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि इस साल में 200 का टारगेट भी आप सेल पे देख लें तो मुझे अचंभा नहीं होएगा। 200 का टारगेट सेल के लिए आ सकता है। अगले दो शेयर भसीन साहब एक साथ में पूछ रहा हूं। एक तो इंडिया सीमेंट का, नंबर्स थोड़े से कमजोर आए हैं, मार्जिन भी इसका डिप किया है, और दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसके भी नंबर कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफे पर प्रेशर है, और हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव जरूर किया है। इंडिया सीमेंट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक साथ दोनों पर आ दीजिए सर। इंडिया सीमेंट में आप अगर चाहें तो निकल सकते हैं और गो इनटू अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा मेरे दोनों टॉप लार्ज कैप बिक्स है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सबसे बढ़िया है क्योंकि अल्ट्राटेक जैसा प्ले नहीं है, 140 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कन्वर्ट इंडिया सीमेंट इनटू अल्ट्राटेक। दूसरा आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है, देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग के दो बिजनेस हैं, एक ये और एक शुगर का। शुगर का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है और इंजीनियरिंग में भी दे हैव बीन मार्केट लीडर। स्टॉक का भाव काफी बढ़ चुका है लेकिन कैपेक्स में अभी भी ये बहुत बढ़िया प्ले है। मेरे को अभी भी लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल मैनेज कंपनीज, जो ये दोनों त्रिवेणी के ग्रुप कंपनीज हैं, और आपको डिक्लाइन पे लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा प्रेफर्ड पिक होएगा लार्सन एंड टूब्रो। ये करेक्शन जो लार्सन के रिजल्ट में आया है वो एलएनटी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लीजिए त्रिवेणी से निकल जाइए, एलएनटी उसमें आप चले जाइए, और इंडिया सीमेंट से निकल के अल्ट्राटेक वो पसंद है भसीन साहब को। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाजार के प्री ओपन की शुरुआत तो हो गई है, बड़े कमाल के मूव्स दिखते हैं। मतलब प्री ओपन में रिलायंस 10% नीचे आपको दिख रहा होगा इस वक्त, ओएनजीसी 3% ऊपर है, हालांकि इसके नंबर्स भी आए हैं। निफ्टी 500 अंक नीचे सेटल होने देते हैं, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे जब ये 9:07 या 8 मिनट के आसपास जब नंबर्स सेटल हो जाएंगे तो उसके आसपास खुलने की उम्मीद बाजार की होती है। लेकिन कुछ शेयरों की जरा बातचीत कर लेते हैं फिर से। विनीत बोलंजकर हमारे साथ हैं। विनीत सर, रेलवे वाली कंपनीज को ना ऑर्डर मिल रहे हैं और अब खुशी की बात यह है कि सिर्फ अपने देश के भरोसे नहीं है, विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। राइट्स को बांग्लादेश से 915 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अच्छा, आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिला है, हालांकि वो अपने देश के अंदर से ही 150 करोड़ रुपए के आसपास का। आरवीएनएल राइट्स, इस पर आपकी क्या राय है? हमने दोनों शेयरों में ठीक ठाक तेजी देखी है। बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आप देखोगे कि जब भी अपना आईमेक चालू होगा तो उसको ऑर्डर्स वहां से भी आएंगे, तो बने रहना चाहिए काउंटर में। और हमें लगता है कि मोदी 3.0 वर्चुअली अश्योर्ड है अभी, तो हमें लगता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस रहेगा, तो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो मैं जरा रेलवे काउंटर्स पे तो हुई के बाद आईआरएफसी का चार्ट भी अंशुल से चेक करा लेता हूं। अंशुल जरा आईआरएफसी जरा चेक करना चलेगा क्या? आईआरएफसी में बढ़िया ब्रेकआउट बना है लास्ट वीक का, ऑलमोस्ट 13 बार का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, तो यहाँ से स्टॉक को फ्रेश बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर रखेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा 167 का क्लोजिंग बेसिस पे, और इमीडिएट टारगेट जो अपसाइड में मिलेगा 183 पे एक रेजिस्टेंस है, ये निकलते से 199 तक का टारगेट मिलेगा, तो 183 के पास 50% बुक करना चाहिए, 199 के अराउंड बाकी 50% बुक करना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपसे अंशुल जी जरा पता करना चाहता हूँ, वो है एक जरा मैरिको का चार्ट चेक करना। मैरिको में लास्ट 4-5 दिन में ओपन इंटरेस्ट भी काफी तेजी से बढ़ा है, और वीकली चार्ट पे 133 हफ्ते का इसमें बेस ब्रेकआउट था लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक, और लास्ट वीक कंसोलिडेशन में इसमें पुल बैक लिया है, तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहिए। इसमें बड़ा ब्रेकआउट बना है 133 हफ्ते का, तो लगभग 10 से 15 हफ्ते में ये स्टॉक 695-700 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 580 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, तो 14-15 रुपए की रिस्क रहेगी, ऊपर में 100 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। 133 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो 10 से 12 हफ्ते लगेगा टारगेट अचीव होने में। तो को लेकर ये राय, लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश,
बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। चलिए आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। आज के लिए आपके रिकमेंडेशन बताइए क्या है? जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप मार्केट का यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही है। अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपटिक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे दोनों में ही चल रहा है। हालांकि निफ्टी में कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोर कॉन्फिडेंस है एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, बट एज लॉन्ग एज द टेक्सचर इज मेंटेन एंड सपोर्ट जोन्स आर इंटैक्ट, आप यहाँ पे बाय करके ही चलना प्रेफर करेंगे। दैट शुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी। इसी के चलते जो इंडिसीज या जो अदर स्टॉक पे कॉल्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं, दोनों कैश सेगमेंट पे हैं। पहला है त्रिवेणी टरबाइन। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा अपटिक जो है ये काफी समय से जारी है। एक ब्रेकआउट आया था, फॉलो थ्रू भी हमें देखने मिला है। तो त्रिवेणी टरबाइन को आप 655 675 के टारगेट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 625 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा पिक है इंजीनियर्स इंडिया। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो पिछले 5 से 7 सेशन से एक अच्छी खासी बढ़त है। अच्छा खासा अपमूव कंटिन्यू हो रहा है। नियर टर्म रेजिस्टेंसेस थे, उनको क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। तो इंजीनियर्स इंडिया पे 280 290 के टारगेट, 260 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के चले। ये दो शेयर हैं कुछ के फोकस में। कुणाल परार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया, आज समय देने के लिए स्वागत है। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या ट्रेड के लिए रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको एंड हमारे जितने भी पैनलिस्ट है सबको। एंड होप लाइक वोटिंग डे था तो सबने वोटिंग किया है। नाउ बात कर लेते हैं शहर की। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, 140.85 के अराउंड का क्लोजिंग था। खरीदारी करके चलने की सलाह है विद एसएल ऑफ 133.50। टारगेट की बात कर लेते हैं, 147 पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक होता है 156 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है आईओबी है, 6470 के अराउंड का क्लोजिंग है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 61.20 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 68 का पहला टारगेट है और 68 जैसे ब्रेक होता है 72 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये दो शेयर हैं ये कुणाल की तरफ से। आईयूबी के लिए टारगेट है 68 रुपये और 72 रुपये का, और दूसरा शेयर है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जील, 147 और 156 रुपये के टारगेट के लिए आपको इसमें खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा हम व्यू लेते हैं। जायडस लाइफ पर एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में होल्ड की रेटिंग तो बरकरार है, लेकिन टारगेट को 750 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 1070 रुपये, यानी कि सीधे सीधे 30 रुपये का वहां पर अपग्रेड किया, 300 रुपये का अपग्रेड किया है, 320 रुपये का। अमेरिका को लेकर FY25 के लिए मजबूत गाइडेंस दी है कंपनी ने। मजबूत पाइपलाइन है यूएस के लिए और ईपीएस का अनुमान बढ़ा है मजबूत बिक्री और मार्जिन के चलते। जायडस लाइफ, इस पर आपसे राय चाहेंगे, कुछ बताइए कैसा लग रहा है आपको काउंटर? और हालांकि जो भाव है उस भाव से तो नीचे के ही टारगेट है अभी जिस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, आप क्या रेकमेंड करेंगे इस पर? अभिषेक, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। यहाँ पे जो टारगेट्स आप कह रहे हैं जो दिए गए हैं ऑलरेडी उनके पार स्टॉक निकल चुका है। ओपनिंग भी हम पॉजिटिव टेरिटरी में देख रहे हैं। बट अगर हम एक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1030 1050 के जो जोन थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। पिछले कुछ सेशंस में अगर आप देखें तो एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी यहाँ पे काफी अच्छा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अपस्विंग जो है ये जारी रह सकता है। अगर थोड़े डिप्स पे मिले आपको, मान लीजिए 1075 1080 के आसपास, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा। बट अगर यहाँ से भी लेना चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं एक लॉन्ग पोजीशन। 1200 तक के यहाँ पे हमें लग रहा है कि मीडियम टर्म टारगेट्स हैं जो अचीव हो सकते हैं। और ये 1030 का जो रेजिस्टेंस जोन था, अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो आपके लिए ये एज अ स्टॉप लॉस होना चाहिए। नजरिया है जायडस लाइफ पे। अंशुल जैन की भी नज़र इस काउंटर पे थी और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसने प्रदर्शन किया, पर उनकी भी राय थी कि ऊपरी स्तरों पे जो है थोड़ा सा अब अपने टारगेट्स के पास आ रहा है ये काउंटर, पर आज देखना होगा किस तरीके का एक्शन दिखाता है। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि कौन से ऐसे काउंटर्स जो कि खबरों के दम पे एक्शन दिखा सकते हैं, और ये पूरी लिस्ट लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए चलते हैं उनके पास 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने के लिए। अशेषा।
आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे। नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, कई सारे ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी आए हैं और FY25 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी दी है। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन अभी 75,900 करोड़ के आसपास है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है FY25 के लिए। इसके अलावा फ्यूजन माइक्रो की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ने एनालिस्ट से बातचीत की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उनका मानना है कि AUM CAGR मिड 20s में हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स 4.7 से 4.9% और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से 20% का कंपनी ने गाइडेंस दिया है अगले कुछ सालों के लिए। इसके अलावा ट्रेंड के मैनेजमेंट ने भी कुछ एनालिस्ट से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिटेल स्पेस में अभी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार फॉर्मेट्स में अभी भी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी इन सभी सेगमेंट्स में ग्रो करना चाहती है। ऑर्डर विंस के दम पर दो कंपनीज फोकस में रहेंगी। एक है RVNL, 150 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और राइट्स को भी बांग्लादेश रेलवे से नए ऑर्डर्स मिले हैं करीब 915 करोड़ के। तो ऑर्डर विंस के दम पर RVNL और राइट्स पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा वर्लपूल के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। कंपनी ने मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय किया है। मार्जिन एक्सपेंशन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया इस क्वार्टर में। अच्छे नतीजों के दम पर वर्लपूल में पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सन फार्मा पर नज़र डालते हैं तो टारो के नतीजे आए। नतीजे अनुमान से काफ़ी अच्छे रहे। इंटरेस्ट इनकम बढ़ी जिसके चलते अनुमान से बेहतर नतीजे आए। सीमेंट प्राइसेस की बात करें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। मई के महीने में अब तक करीब 2.5% का डिक्लाइन दिखा है सीमेंट प्राइसेस में। अप्रैल के महीने में 6% का प्राइस हाइक लिया था लेकिन वो फुल्ली रिवर्स हो चुका है और डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर है। अब 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया की। एंटीक ने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और 847 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 40% का अपसाइड है। उनका मानना है कि कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के चलते मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज हो सकती है। तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर एंटीक्स है। इसके अलावा 9वें सेगमेंट में हम ग्लोबल हेल्थ पर नज़र डालते हैं तो आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड की रेटिंग दी है, पहले खरीदारी की राय थी, टारगेट प्राइस घटाकर अब 1400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। नए प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन प्लान्स है लेकिन उसके लिए अप्रूवल आने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसके चलते जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है और अब 1400 रुपये प्रति शेयर का ग्लोबल हेल्थ पर टारगेट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। पर चलिए कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और इस बीच चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्विकली उनसे जानते हैं कि कहाँ पे हैं आज की उनकी कॉल्स। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है आपकी पिक्स। बिल्कुल, देखिए बाजार में हमारा ऐसा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं डिफेंस नेम पे, रेलवे पे, सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स, पावर एनर्जी नेम पे। तो यहाँ पे डिफेंस में हमें BHEL अच्छा लग रहा है बट ऑलरेडी ये 10-12% से ऊपर खुलेगा और फ्राइडे को ये काउंटर हमने रिकमेंड किया था। अब नए ट्रेड के हिसाब से मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ पारस डिफेंस विद द व्यू कि अब वहाँ पे मूवमेंट आए। तो पारस डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा। 762 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 810 तक के लेवल बना सकते हैं। उसके अलावा अब कैपिटल गुड्स नेम BHEL अच्छा लग रहा है। 304 के सपोर्ट से यहाँ पे 325 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो BHEL, पारस डिफेंस, अदर रेलवे, डिफेंस, कैपिटल गुड्स नेम पे फोकस करना चाहिए आज के दिन। ठीक है तो मार्केट ओपन होने में सिर्फ अभी 1.5 मिनट का समय बाकी है। अगर आप वैसे देखेंगे तो निफ्टी की पहले एक बार निफ्टी दिखाएं और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स दिखाएं। दोनों के फ्रीज लेवल आपको दिखेंगे, स्क्रीन पर आएंगे। दोनों के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो गिरावट है आपको दिखिए। अभी आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे 50 पॉइंट ऊपर था। बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से आपको लग रहा है 50 पॉइंट आपके किसी काम आए, नहीं काम आए। थोड़ा मेरे को लग रहा है वोटिंग परसेंटेज वाला हिस्सा थोड़ा ड्रैग करेगा। अब चलो ठीक है, वोटिंग परसेंटेज भी हटा देते हैं। विक्स थोड़ा बढ़ेगा। अगर आज विक्स थोड़ा बढ़ता है ना तो 25 तक के विक्स तक का डरना नहीं है ज़्यादा, और ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बट 25 तक के विक्स को आपको डरना नहीं है फिलहाल अभी,
ये तो है पहला पॉइंट। और मेरी नज़र आज सुबह से ही विक्स पे रहेगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि विक्स कितना शूट करता है ये प्री और पोस्ट जो वोटिंग परसेंटेज होता है उसके बाद से। दूसरा पॉइंट, क्योंकि 5 चरण खत्म हो चुके हैं, जो एक फिजिबिलिटी होती है ना वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। 22,400 22,300 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट अपना जो रिदम उसने बनाया है उसको वापस से ब्रेक करेगा। जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते रिदम ब्रेक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी के मॉडल से भी चेक करेंगे तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 47,800 और 48,000 के रेंज को मेंटेन रखना। मेंटेन रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में खुलते सौदे प्लस करने नहीं, अभी थोड़ा रुक जाना। 7 सेकंड बाद मार्केट ओपन होगा, देखते क्या होता है। आज एडवांस डिक्लाइन भी ठीक जानी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 50 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने पहला टिक दिखाया, हमको स्क्रीन पे 97 दिखा रहा था, अब धीरे धीरे कर रहा है। 22,400 को बचाने की अटेम्प्ट है और ये 22,500 के ऊपर आ गया तो ये खतरा जो ओपनिंग का था वो टल जाएगा। आई रिपीट, 22,500 के ऊपर आ गया, खतरा ओपनिंग वाला टल जाएगा। अदरवाइज 22,300 22,500 वाली रेंज के अंदर आज हम जूझते रह जाएंगे। 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर ये बता रहे हैं कि भले बाजार का पहला टिक लाल निशान का आया, लेकिन उसके बावजूद भी वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी ने अपने 48,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, अभी भी 48,100 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी थोड़ा शांति से रुकना चाहिए। आई रिपीट, 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी वापस आ जाता है तो ओपनिंग का खतरा टल जाएगा और ये 48,000 मेंटेन कर लेता है बैंक निफ्टी अगले 15 से 20 मिनट के लिए, तो कम से कम ओपनिंग डैमेज नहीं होगा। फिर जैसे जैसे डाटा बनेगा मार्केट वैसे वैसे रिएक्शन देगा। फ्राइडे वाला सेशन क्योंकि छोटा था, उस हिसाब से इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। पहले 5 शेयर प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और साथ ही साथ HUL भी दिखाइएगा कंजम्पशन वाले शेयर्स में। तो आपको दिख रहे होंगे ज़्यादातर शेयरों में या तो आपको फ्लैट दिख रहा है या तो हल्का हल्का सा नुकसान आपको दिख रहा होगा। तो बड़े शेयर आज हमारे को थोड़ा ओपनिंग में शेक कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। हाँ, फिर से मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि लेवल्स नहीं ब्रेक हो रहे, तो ओपनिंग का कोई भी ऐसा शेयर में कोई 500 भी नहीं दिखा। ये इंडिया विक्स 6% ऊपर है। मैंने आपको सुबह भी बात बताई थी, ये प्री और पोस्ट शूट करता है, लेकिन ये 22-25 तक भी आप मत डरना। हाँ, 25 के बाद अगर ये शूट करेगा तो फिर कैलकुलेशंस अलग तरीके से बिठाएंगे। फिलहाल 25 तक का इंडिया विक्स मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ डिस्काउंट किया हुआ है और ये बिना FIs के डिस्काउंट किया हुआ है। तो इसलिए आज मेरे को अगर 6-7% और भी इंडिया विक्स बढ़ जाएगा तो मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को डर नहीं होगा आज। हाँ, लेकिन मैं खरीदारी करते समय थोड़ा रुक जाऊँगा, क्योंकि इंडिया विक्स को वापस में कूल ऑफ होता हुआ देखना चाहता हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे, आपको स्क्रीन पे वो भी आपको दिखेंगे, एक बार जरा उसको आप चेक कीजिएगा। निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। पहले मैं टॉप 50 काउंटर्स आपको दिखाता हूँ, उसमें हिंडाल्को दिखेगा, अपोलो हॉस्पिटल दिखेगा, ONGC दिखेगा, भारतीय एयरटेल दिखेगा। इन सब के पास जो बढ़त है वो करीब आधे % से लेकर 1.5% तक की बढ़त है, जो आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्स आ रहे हैं। आप इस सभी को देखिएगा। सिप्ला में भी इनफैक्ट आज आधे % की बढ़त है। खुलते जिसने साल का हाई टेस्ट किया उस शेयर का नाम है हिंडाल्को, खुलते जिसने साल का हाई टेस्ट किया है। जायडस लाइफ साइंसेज को लेकर मार्केट में काफ़ी चर्चा है, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा थोड़ा हेल्थ वाले शेयर्स ज़्यादा ऊपर हैं, स्लाइटली मेटल के शेयर्स भी थोड़े से ऊपर आए हुए हैं। तो ये शेयर्स आपको अच्छा मोमेंटम बनता दिखा रहे हैं। आते हैं पावर ग्रिड, SCL टेक, डिवी स्लैब, ये कुछ एक वो शेयर है जहाँ पे परसेंटेज में गिरावट 1 से 1.5% से कहीं ज़्यादा की है। तो HDFC बैंक भी इंक्लूडिंग 1% नीचे है। वैसे बाद में मैं आपको बता दूँ तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज मार्केट के अंदर आपको ओपनिंग का काम, वीकनेस का काम करने का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी ने 22,500 को अचीव नहीं किया, तो वापस से अब 38-50 पॉइंट नीचे 40 पॉइंट नीचे आ गया। ठीक, तो एक बार अचीव करेगा तो ओपनिंग का खतरा टालेगा 22,500, नहीं तो फिर हम 300 से 500 के बीच में जूझते रहेंगे। ऐसे देखो, बैंक निफ्टी ने 48,200 पार नहीं किया अपना प्रीवियस डे हाई, तो आज हमको पूरा झिलाता रहेगा। ये 48,000 से 48,200 एक बैंड है, 48,000 ब्रेक होगा तो 47,800 से 48,000 का एक बैंड है। आप इसी में जूझते रह जाओगे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। IEX आपको बता देता हूँ, आज हमने सुबह सुबह नोटिस किया था 162 आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज आपको चलते हुए दिख रहे हैं। मैं इसी कड़ी में से आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी दिखाऊंगा, 7% ऊपर, BEL भी 7% ऊपर है, BDL भी 6% ऊपर है, और एक शेयर का मैंने टेक्निकली पता किया था अंशुल जैन से, वो था IRFC, ये 3% ऊपर है। इसके लिए मैं एक आदमी को और
बधाई दूंगा। उनका नाम है राजेश पालविया। उन्होंने भी हमको यही एक रेलवे का काउंटर बताया था। मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि भाई कौन सा रेलवे काउंटर चलेगा, उन्होंने कहा ये चलेगा। तो बाजार के अंदर जो ओपनिंग टिक आया था ना, उतनी गिरावट फिर से वापस आ गई एक छोटे से पुल बैक से। और आप अपनी स्क्रीन पे एक चीज़ और बदलता हुआ देख रहे होंगे, वो है एडवांस डिक्लाइन। अब डिक्लाइंस हो गए 1300 शेयर, जबकि स्टार्टिंग में 500 शेयर थे। तो खुलने के बाद बाजार के अंदर शॉर्टिंग हुई है, यानी कि लोगों ने माल बेचा है अपना, और ऊपर से इंडिया विक्स थोड़ा शूटअप किया हुआ है। इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी पूरी करके आए हुए हो, और इसके लिए हमने आपको पूरा ढांढस बता के रखा कि ये शॉर्ट कवरिंग आपको 100% मिलेगी, मिली भी। और अब इस शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा हाथ बदला हो रहा है। देखो अब 8.5% हो गया इंडिया विक्स, और मैं बताऊँ ये 10-12 भी जा सकता है आज में। ये कोई डरने की बात नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। अब पहले हीट मैप मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और आपको वो हीट मैप दिख जाएगा। उसके बाद फिर सृष्टि आपको बता देगी छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है। बस मेरे लिए आज का दिन क्या है कि आज ये दोनों लेवल्स तोड़ेगा ना, जैसे मान लो 48,000 तोड़ेगा और 22,300 वाला रेंज को अगर टेस्ट करने के लिए आएगा तो बस चैलेंज हो जाएगा वापस से उसको ठीक करना। और कुछ अभी तक तो वैसे डिस्टर्बिंग मेरे को कुछ नहीं लग रहा। और इन स्पाइट ऑफ देश के प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बावजूद भी ऐसा बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा एकदम से जंप आ रहा है, ऐसा आया नहीं अभी तक। तो थोड़ा मेच्योरिटी भी दिखा रहा है इस समय। नेस्ले, M&M, HUL, SBI, ये कुछ एक शेयर है जो आपको स्क्रीन पर रेड दिख रहे हैं। ज़्यादातर बड़े शेयर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि मार्केट मूवर्स हैं, वो आपको थोड़े भी लाल निशान में दिख रहे होंगे। और ऊपर से थोड़े डिफेंसिव जैसे ONGC, BPCL, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, ये कुछ आपको तेज़ी के दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर है 2.5%, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है 1.5%। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए थोड़ा सा झुक गया है मार्केट आज वीकनेस की तरफ से। IT इंडेक्स का आज कोई सपोर्ट नहीं है, नहीं तो IT इंडेक्स का सपोर्ट होना चाहिए था, एब्सेंट है IT इंडेक्स। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, और फिर हम ओपनिंग के सौदे लेना फटाफट से शुरू करेंगे। तो जी हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स थोड़े से लाल निशान में फिसलते हुए नजर आए हैं। पर इसके अलावा ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जिसमें कि BEL की हम बात कर ही रहे थे, वो 8% तेज है। पर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, जब सैटरडे को सत्र शुरू था तो हमने आपको हाईलाइट भी किया था कि किस तरीके की मैनेजमेंट कॉमेंट्री आई है पॉजिटिव फ्रंट पे, और सभी ब्रोकरेजेस ने उसको पसंद भी किया। आज जितने भी टारगेट प्राइस रेज आए हैं, आप फिर से देखिए, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज 5.5% की तेजी फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज भी अब थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर आ रहा है, 2% से ज्यादा की यहाँ पे तेजी है। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी आज एक्शन देखने को मिल रहा है, 2% का यहाँ पे उछाल है। और साथ ही भसीन जी और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स लगातार आपको AB ग्रुप ऑफ काउंटर्स हाईलाइट कर रहे हैं किस तरीके से वहां पे एक्शन है। तो आदित्य बिरला फैशन शुरुआत इतनी मजबूत नहीं थी, अब कर करके 2% की यहाँ पे तेजी है। इसके अलावा संवेदना मदरसन यहाँ पे भी करीब 1.5% का उछाल हम आते हुए देख रहे हैं। पर इसके अलावा व्हील्स इंडिया, ये एक काउंटर है जहां पे आप नजर रखिए, क्योंकि ये 14% की तेजी दिखा रहा है। भारत बिजली एक दूसरा काउंटर है जहां पे 17% का हम उछाल देख रहे हैं। और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, अच्छे नतीजों के बाद हमने लगातार और कहीं तो एक तरफा हमने इसमें चाल देखी है, आज 12% की तेजी है और आज उछलता हुआ नजर आ रहा है। IIFL सिक्योरिटीज भी 10.5% की तेजी इस काउंटर में भी हम देख रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग अच्छे नतीजे और अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री के दम पे यहाँ पे 8.5% का उछाल देख रहे हैं। और खास तौर से आज जितने भी ब्रोकरेज काउंटर्स हैं, जैसे कि IIFL सिक्योरिटीज हाईलाइट किया, जियोजीत फाइनेंशियल्स भी लगभग 7% की तेजी आज के सत्र में दिखा रहा है। पर इसी के साथ कुछ गिरने वाले शेयर की भी बात करें तो IGL रिफ्रैक्टरीज यहाँ पे 11% का गिरावट है। और साथ ही पराग मिल्स अच्छे नतीजे नहीं आए थे, उसके चलते हम 11.5% का कट इस काउंटर में देख रहे हैं। पर अभी देखें तो अभिषेक मिला जुला एक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे काउंटर्स नतीजे और खबरों के दम पे पॉजिटिव रिएक्ट जरूर कर रहे हैं। चलिए फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। इस बीच आप निफ्टी को और निफ्टी बैंक को देखिए, अब बेहद हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। निचले स्तर से रिकवरी ठीक ठाक आई है, 22,490 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 48,150 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। फटाफट अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे ओपनिंग ट्रेड। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपका सौदा क्या है, क्या खरीदेंगे आप? अभिषेक जी, मदरसन 132 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की राय है। मदरसन
एसएल की बात करते हैं तो ऊपर में जो एसएल आएगा, सॉरी नीचे में जो एसएल आएगा 128 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। एक काफी अच्छे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम ये स्टॉक से रख सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 136 का है, जो इसका एक हिडन टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अनचार्टेड टेरिटरी में। और दूसरा जो है 140 का टारगेट है, यानी यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 6 to 7% ऑफ मोमेंटम 1 से 2 दिन में। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है मदरसन विद द एसएल ऑफ 128। ठीक है, 128 का स्टॉप लॉस संवर्धन मदरसन के लिए, 136 और 140 की दो टारगेट सुझा रहे हैं कुणाल जी। कुछ आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है, क्या स्पॉट किया आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? अभिषेक, एल्केम लैब्स यहाँ पे हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छा खासा अपमूव था इसका। 5475 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने में सक्सेसफुल रहा है। मार्केट की शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई है, बट इस स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है ये एविडेंट है, विद द गेन्स दैट इट इज मेकिंग राइट नाउ। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे 5600 एंड 5675 के सेकंड टारगेट तक के लिए कोई चाहे तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका काफी करीब आएगा 5475 का, जो हमने लेवल डिस्कस किया एज प्रीवियस रेजिस्टेंस व्हिच विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। तो एल्केम लैब, तो 5475 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलें एंड 5675 का टारगेट लेके चलें। तो एल्केम लैब्स हमें लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम जो है ये जारी रह सकता है। ठीक है, अल्केम लैब्स 5600, 5675 के टारगेट्स, 5475 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। इस बीच आप इंडिया विक्स देखिए, 22 के भी ऊपर का इंडिया विक्स, 8% का उछाल, और ये 20 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब फटाफट ट्रेड समझ लेते हैं। चंदन जी, आपका शेयर कौन सा है, आपने क्या तलाशा है सौदे के लिए? बिल्कुल, देखिए पूरा मेरा फोकस डिफेंस और सिलेक्टिव रेलवे नेम पे है, और हमने सुबह यहाँ पे बीएल के साथ में एचएएल और पारस डिफेंस पे डिस्कस किया था। अच्छा खासा मोमेंटम है, मेरा मानना है ये मूव बरकरार रहेगा। वापस पारस डिफेंस पे ही मैं मोमेंटम को राइड करने की सलाह देना चाहूंगा। अब जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग आपका 775 के आसपास रहेगा, ऊपर में 830 के टारगेट के लिए। और उसके अलावा आप देखोगे कि सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स नेम, सिलेक्टिव रेलवे नेम में पॉजिटिव व्यू है। तो यहाँ पे मैं आईआरएफसी पे खरीदारी की सलाह दूंगा रेलवे में, विद द व्यू की वीकली और डेली चार्ट में ग्राउंडिंग फॉर्मेशन बना और एक ब्रेकआउट हुआ है। तो 176 177 के आसपास ले, 172 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 185 के टारगेट के लिए। तो पारस डिफेंस, आईआरएफसी दो स्पेसिफिक स्टॉक है, बाकी रेलवे, डिफेंस, कैपिटल गुड्स सेक्टर में हमारा पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, दोनों के दोनों ये वो सेक्टर है जहां पर हम तमाम स्टॉक्स को चलते हुए देख रहे हैं। आईआरएफसी वैसे चंदन जी के रडार पर है, लेकिन आरवीएनएल के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि आज तेजी है ऑर्डर के दम पर। और डिफेंस स्टॉक्स में आप देखिए, पारस डिफेंस है चंदन जी के रडार पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स में भी अच्छी खासी तेजी है, 6% के आसपास की। अपोलो माइक्रो का शेयर चल रहा है 5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन पारस डिफेंस के लिए जो टारगेट है वो है 830 रुपए का, 775 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। अंशुल जी, आपका शेयर सर, आप क्या खरीदेंगे? देखिए अभिषेक जी, शुरुआत करना चाह रहा था मदरसन सुमी से, लेकिन कुणाल जी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कैश का काउंटर दूंगा आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी अभी डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। अपने क्लाइंट्स को हमने ओपनिंग में 70 रुपए में रिकमेंड किया है। आईआरबी बाई करके चलना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 68 रुपीज का, और इमीडिएट टारगेट रहेगा प्रीवियस मंथ हाई 76 के अराउंड है, और उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक 85 तक जा सकता है। 71 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, तो आईआरबी में खरीदारी करके चलना चाहिए 1 से 2 दिन के लिए। टारगेट क्या बोला अंशुल जी आपने? अच्छा ठीक है, टारगेट है 76 रुपए का, स्टॉप लॉस 68 रुपए का आईआरबी इंफ्रा के लिए। 71 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल आईआरबी इंफ्रा के हैं। आखिर में किरण जी, आप अपने शेयर बताइए, एक शेयर है, 2 शेयर हैं, और क्या आपका भी तेजी का ही सौदा है सर? सो अगर मार्केट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहां पे काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक रिवर्सल पैटर्न बेस के हिसाब से कैंपस एक्टिववेयर हमें काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 250 के आसपास काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा था, अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 258 257 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था जो उन्होंने अच्छी तरह से क्रॉस कर लिया है। तो एक यहाँ पे
पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। सो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट आप 1-2 दिन के नजरिए से डेफिनेटली कैंपस एक्टिववेयर खरीद सकते हो एट करंट मार्केट प्राइस। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है हमें वो 245 का स्टॉप लॉस रखना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न इनिशियल लेवल पे हम 280 का टारगेट देख रहे हैं, और जैसे ही 280 क्रॉस होगा 300 तक के टारगेट भी कैंपस एक्टिववेयर में आ सकते हैं। सो कैंपस प्रेफरेबल पिक लग रहा है। कैंपस एक्टिव का शेयर है किरण जी की तरफ से। इंडिया विक्स 8% से ज़्यादा का उछाल है। इंडिया विक्स यानी कि बाजार में वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव का सूचक, फियर का, अनिश्चितता का ये सूचक होता है, और ऊपर जाने का मतलब कहीं ना कहीं बाजार में भय बढ़ रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं। दरअसल चुनाव के नतीजों से पहले जब वोटिंग जो चल रही है 2019 के मुकाबले थोड़ी सी कम वोटिंग, थोड़ी सुस्त वोटिंग हो रही है, और उसके चलते कहीं ना कहीं हम इंडिया विक्स में भी ये उछाल देख रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर व्यू लेंगे। चंद्र जी, आप जरा एक बार BHEL चेक कीजिए। BHEL में लगातार अच्छा मोमेंटम है, 320 रुपए के भाव BHEL के हो गए। यहां से भी आपको तेजी दिख रही है क्या? और PSU स्पेस में अगर BHEL के अलावा कुछ और अगर आकर्षक मौके आपको नजर आ रहे हो तो वो भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा लगे हाथ। बिल्कुल, देखिए BHEL अपने 14 सालों के हाईएस्ट लेवल पे है और पिछले 6-7 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी हुई है। 2 वीक पहले जो डिक्लाइन हुआ था वो पूरा रिकवर होकर अब एक नए मोमेंटम यहाँ पे बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स में अच्छी रैली हुई, चाहे आप ABB, सीमेंस, क्यूमेंस की बात करें। तो BHEL थोड़ा लेट चला बट अब ब्रेकआउट है कैपिटल गुड्स में। इस वीक के लिए हमारा ये प्रेफर्ड पिक रहेगा। हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल से भी 4-5% के रनअप बनने चाहिए। तो 311 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 335-340 तक के टारगेट आपको BHEL में बनने चाहिए। तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, इसलिए मार्केट को ये अपना पुल बैक को उतना शार्पली नहीं कर रहा, अदरवाइज तो बहुत शार्पली, बहुत तेज़ी से ऊपर आ भी जाता और 550 650 के लेवल को हिट भी करता। लेकिन चलिए, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक प्लस और माइनस के बीच में जूझ रहा है। अगर आप स्क्रीन पर दिखाएंगे HDFC बैंक को, तो शुरुआत में जो झटका लगा था HDFC बैंक को, उसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि रिलायंस ने नहीं किया अभी भी। ये HDFC बैंक आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट हिस्से में टूटा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। और आज हम RVL के मैनेजमेंट से भी ज़रा बातचीत करेंगे, उसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अच्छा, एक दो चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ। आप एक शेयर और नोटिस तो होगा आपको, ध्यान होगा, रतन इंडिया करके सीन साहब ने आपको बताया था, आज फिर से 5% के सर्किट पर है। अब ये 1450 हो गया। ये 950 से शुरू हुए थे हम और 1450 हो चुका है। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, अपना ड्यू डिलिजेंस करके कोई भी शेयर खरीदा किया कीजिए। और अगर ख़रीद लिया, मान लो आपके हाथ में आ गया, ट्रेड अच्छा है, बढ़िया चल सकता है, आपका अगर प्रॉफिट बुक करना आपकी मर्जी। उन्होंने जो टारगेट दिया वो 18 रुपये का दिया हुआ है, जो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। मेरा टारगेट 18 नहीं है। हाँ, आपका जैसे कंफर्ट हो, आपको निकलना हो, भले आप निकल भी सकते हो। एक आज चीज़ मेरे को और नोटिस करनी थी। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात बोला कि बाज़ार ऊपर जाएगा, तो मेरी नज़र सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे थी। क्या अडानी ग्रुप के शेयर्स आज बढ़िया से चल सकते हैं? तो देख रहा हूँ मैं कि सिर्फ अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट थोड़े थोड़े हर निशान में हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर शेयर या तो कमज़ोर हैं या तो उनमें बिल्कुल साइडवेज काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ा इस चीज़ से आज इत्तेफाक नहीं रख रहा कि जो देश के प्रधानमंत्री ने बोला है वो मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो रिफ्लेक्शन 2 मिनट में हो जाता, फिर विक्स की क्या वैल्यू है सर, वो तो 1 मिनट में साफ़ हो जाते। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो मार्केट चल भी डाटा से रहा है और इन सारी वॉइसेस को वो सुन रहा है और हल्का हल्का इग्नोर भी मार रहा है। तो ये अच्छा साइन भी है कि बाज़ार ओवर रिएक्शन नहीं ले रहा किसी भी बात पे। ये बहुत अच्छा साइन है। एक और चीज़, कुणाल परार ने आज आपको जी एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी दी होगी। ये रिजल्ट्स के बाद सेकंड डे है जब ये चल रहा है। पिछले 2 दिन में करीब 10 रुपये चल चुका है। इसका एक पुल बैक है जो कि 150 से 160 तक आ सकता है। इस शेयर पे भी ध्यान रखिएगा, बाकायदा डेज हाई पे है। कुणाल परार की आज एक पिक थी। UPL के बारे में जरा एक चंदन सर से पता करता हूँ। चंदन सर, ये बड़ी हिम्मत करके 500 के ऊपर टिका रहा अपने आप को, लेकिन एक होता ना कि इसको इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है तेज़ी से ऊपर आने की। जल्दी तो है, आना तो चाहता है, नहीं तो बेस क्यों बनाता, बेस तो बना लिया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है इसको ऊपर आने की। ये किस चीज़ की बात उठ रहा है सर? इसके पास डाटा की पावर नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस है क्या चीज़ इसमें? ये क्यों स्पीड से ऊपर नहीं आ रहा इतनी? देखिए, मार्केट में जो सेक्टर और जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहीं पे मोमेंटम है। आप देखोगे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं बट अभी भी मोमेंटम उसी में है, और ऐसा सेक्टर जो कंपैरेटिव अंडर परफॉर्मर हुए हैं वहां पे मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर नहीं है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे बाजार में आप देखोगे तो सिलेक्टिव आईटी या फिर केमिकल सेक्टर ऐसे स्टॉक्स है जहां पे कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। आप देखोगे लगभग आज से 8-9 दिन पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम बना था यूपीएल में, 465 से लेके 540 तक का स्विंग बना, बट वापस ये मोमेंटम ऊपर में टिक नहीं पा रहा। तो मेरे हिसाब से बड़े स्विंग्स आने टफ है क्योंकि फॉलो अप नहीं आ रही है। तो जिनके पास भी पोजीशन है उनको यही सलाह रहेगी कि 497 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में यदि 520 निकलता है तो जरूर 540 तक जा सकते हैं, बट कन्विक्शन कम है, मोमेंटम नहीं बन रहा है, फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं है। मेरे हिसाब से दूसरे सेक्टर है वहां पे फोकस किया जा सकता है, यही यहाँ पे सलाह रहेगी। अंशुल सर, ये वोडाफोन आइडिया को लेकर काफ़ी चर्चा है मार्केट के अंदर कि ठीक है इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे भी आए, वोडाफोन आइडिया अपने तरीके से चलेगा और बढ़िया मूवमेंट दे भी सकता है। सर ये 1350 पे है, किसी का 11 का है, किसी का 12 का है, वो होल्ड करे तो किस टारगेट के लिए होल्ड करे? पहला टारगेट क्या है, फिर दूसरा टारगेट क्या है? अंशुल सर, ये आपसे है सवाल, वोडाफोन आइडिया का आपने सुना नहीं लगता है, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए डिम्पी जी, वोडाफोन आइडिया में मैं मॉर्निंग में न्यूज भी पढ़ रहा था कि देख लो, गवर्नमेंट मैं की क्वेश्चन हेल्प रिपीट कर इनके देता हूँ सर्वाइवल अंशुल के जी, सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आप पहले चार्ट देख लो आराम से। जल्दी का काम शैतान का है सर, अपने को 1 मिनट बाद मिल जाएगा, कोई वांदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले चार्ट देखो अच्छे से, मैं जब तक क्वेश्चन वापस आपसे पूछ लेता हूँ। किसी का 11 रुपये का रेट पे आया हुआ है, वो एप्लीकेशन लगी थी OFS वाली, किसी का 12 है, किसी का 13 है। मैं सिर्फ इसी 3 कैटेगरी वाले लोगों का पूछ रहा हूँ, आगे पीछे का सबका छोड़ देना। हाँ, 11, 12, 13 वाले, इनके पास किसी भी रेट का अगर वोडाफोन आइडिया पड़ा है तो उसका टारगेट क्या है? उनके स्टॉप लॉस तो उनको पता ही, अपने रेट के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो उनके टारगेट दे दो बस आप वोडाफोन आइडिया का। देखिए डिम्पी जी, आइडिया में एक रेंज बनी हुई है, लगभग 2 महीने से रेंज में 1475 और लगभग 1180 नीचे में, 1475 ऊपर में। तो यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 1475 तक ये स्टॉक जा रहा है। अगर 1475 के ऊपर निकलता है तो फिर 18 रुपए तक के इसके टारगेट बनेंगे। तो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट चाहिए तो 14 रुपए 75 पैसे का है, क्योंकि वहीं पे 2 महीने हाई ब्रेकआउट, हाँ सॉरी, वहीं पे 2 महीने हाई का ब्रेकआउट भी है। तो 1475 तक के लिए यहां से ले सकते हैं, और 1475 निकलने के बाद 18 तक के लिए लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को 2 लेवल्स मिल गए, पहला मिल गया 1475, फिर दूसरा मिल गया 18। जिनके पास भी 11, 12, 13 की खरीद है, आई रिपीट, जिनके पास भी 11, 12, 13 की खरीद है, ऑलरेडी हमने स्टैंप तो बाय की लगाई है, साथ में आप होल्ड की स्टैंप भी लगाओ। तो पहला 1475 है, दूसरा 18 तक का टारगेट है। देखो लेने के बाद इसका ना लॉट भी बहुत बड़ा है, और लेने के बाद इसकी क्वांटिटी भी लोग भरते हैं ज़्यादा, तो उनकी दिक्कत ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ। जिन्होंने नहीं लिया वो तो क्या, वो छोड़ देंगे, जब इतना मुँह छोड़ दिया तो ये भी छूट ही जाएगा। लेकिन जिनका ले रखा और प्रॉफिट होता है ना, तो उनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैंने जानबूझ के आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पता कर लिया। अच्छा जी, आगे आ जाए एक बार ज़रा। एक दो शेयर मैं आपको बताने से पहले इंडाइसिस के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल हम फ्लैट चल रहे हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी बार बार 48,000 की तरफ जा रहा है टेस्ट होने के लिए, ठीक है, तो इसको आप चेक करते रहना। आज का जो लो लगा है बैंक निफ्टी का, वो लगा है 47,927, और ये आज का ओपनिंग का लेवल भी है, यानी कि जो गैप डाउन हुआ बस उसके बाद इसने लेवल तोड़ा नहीं है। तो आज जब तक ये 927 ब्रेक नहीं करता, बैंक निफ्टी भी टूटेगा नहीं, बट ये जा रहा है बार बार थोड़ा सा नीचे डिप मारते हैं, थोड़ा बी अवेयर, सावधान रहना। 8 का विक, अब इसका विक्स अभी भी चल रहा है 8% ऊपर है। एक शेयर बस मेरे को और पता करना है, जरा मैं वो और पता कर लेता हूँ लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से। वो कुछ से पता करते हैं, कुछ जरा IEX चेक करना। IEX मैंने सुबह आज विनीत जी से पता किया था, उन्होंने मेरे को एक ही लाइनर में बता दिया, नो ब्रेनर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, शेयर चलेगा। ठीक सर, 164 आ गया है, 3.5% ऊपर है। मैंने आज का डाटा देखा ही नहीं, मैंने एक्चुअली में प्रीवियस डाटा देखा। फ्राइडे को डेज, सैटरडे को डेज हाई पे जाके बंद हुआ, लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी, 155 का ब्रेकआउट था, 170 तक का पुल बैक है। सर हमारी कैलकुलेशंस ठीक है क्या, और चल सकता है ये? डिम्पी, बिफोर दैट ऑन अ लाइटर नोट, आप हैं तो नॉर्थ से, बट बम्बई का रंग आपको भी लग गया है। मैंने एक बहुत ही बम्बईया वर्ड सुना था अभी आपसे, वांदा। तो
हाँ मुंबई का रंग आपको वांदा, भी लग गया। वो एक्चुअली सर बातचीत करते करते में पता लग जाता है। हाँ मैंने कहा ना मुंबई का रंग तो लग ही जाता है। बट नहीं, बिल्कुल आईएक्स का जो आपकी रीडिंग है बिल्कुल सही है। मुझे भी ये लग रहा है कि जो मोमेंटम है बहुत तेज है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल सेटअप इसमें पॉजिटिव है। अभी भी अगर आप देखें तो ओवर हीटिंग से काफी दूर है। बट ये 168 से लेके 170 का जो लेवल है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, बिकॉज साल के शुरुआत का जो हाई लेवल है इसी के आसपास का है। तो जब स्टॉक इस लेवल के आसपास आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ हैंड्स जो हैं यहाँ पे एग्जिट करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आपको जरा सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आपके पास डिसेंट क्वांटिटी है या मल्टीपल लॉट्स हैं डेरिवेटिव्स में। तो इस लेवल के आसपास 168 से 170 के जोन में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए पार्शियली। ये लेवल क्रॉस होते ही आपको मुझे लग रहा है यहाँ पे 179 180, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 180 तक के मूव्स होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल हमारा व्यू जो है बुलिश है। इट्स जस्ट दैट इन द नियर टर्म 168 170 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस इस स्टॉक में आ सकती है, एंड वंस दैट इज टेकन आउट 180 इज द नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर। ठीक है, तो ये नज़रिया है आईईएक्स पे। पर इस बीच देखें अगर हम, तो इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा एक्शन अगर ना भी देखें तो आज कई सारे पीएसयू काउंटर्स जो हैं वो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ आए हैं, जहां पे हमने बीएचईएल को हाईलाइट ज़रूर किया था। पर इस बीच कोल इंडिया को आप देखें तो शुरुआत से ही ये काउंटर एक एक टिक जो है इसकी पॉजिटिव साइड ही है। अभी डेज हाई पे 3.5% की तेज़ी कोल इंडिया दिखा रहा है। इसी के साथ चार्ट्स दिखाइए पावर ग्रिड और एनटीपीसी के भी, क्योंकि यहाँ पे भी बेहतरीन तरीके से हम ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है और डे हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं। इन पे एक बार राय लेना चाहेंगे। और कोल इंडिया इस बीच निफ्टी का टॉप गेनर भी बन चुका है। कुणाल, एक बार आप इस पे चार्ट चेक देंगे, कोल इंडिया कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट्स पे, और साथ ही इस ब्रेकआउट में अभी पार्टिसिपेट अगर करें तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? वेल डेफिनेटली स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही दिखा दी है। एंड अगर मैं कहूँ आली चार्ट की तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद पिछले 4-5 दिनों से एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 483 484 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो मेरी ओर से खरीदारी का ही व्यू है स्टॉक में फिलहाल। 483 पे हम खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे फिलहाल हमारा जो अभी एसएल आएगा वो एसएल हमारा आएगा 467 का। टारगेट की बात कर लेते हैं, 495 का इमीडिएट टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड जैसे ही 495 ब्रेक होता है स्टॉक हमें ऊपर में तकरीबन 515 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि प्रेजेंट लेवल से 6 to 7% की भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है विद एसएल ऑफ 467। 467 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पर चंदन, जिस तरीके से हम एक्शन देख रहे हैं पीएसयू काउंटर्स में, हालांकि हम जानते हैं कि डिफेंस काउंटर्स आपके रेडार पे हैं, पर पावर ग्रिड और एनटीपीसी, अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो वो कौन सा काउंटर होगा, और क्या आप इन स्तरों पे बाई की रिकमेंडेशन देंगे इन दोनों में से किसी एक में? बिल्कुल आपने सही कहा कि डिफेंस और कैपिटल गुड्स और रेलवे काउंटर में हमारा ध्यान है। और आपने अब 2 काउंटर पूछे, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। देखिए दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे तो मैं पावर ग्रिड पे फोकस करूंगा यदि आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। बट मेरा सामान्य दोनों में मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि पूरे पावर और एनर्जी स्पेस में मोमेंटम बना हुआ है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 314 के आसपास लगाया जा सकता है, ऊपर में 335 तक के टारगेट के लिए। एनटीपीसी भी कंपैरेटिवली ठीक लग रहा है, यहाँ पे हल्का सा फॉलोअप चाहिए। 370 के ऊपर टिका तो 382 तक का लेवल बनेगा। तो दोनों अच्छे हैं, बट कंपैरेटिव देखें तो पावर ग्रिड में यहाँ पे अप मूव बनने चाहिए। तो दोनों अच्छे हैं, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, पर इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो चंदन की राय जो है पावर ग्रिड पे होगी। पर अंशुल, अब आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सैटरडे को हमने आपसे बीईएल पे राय जानी थी, और ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आरवीएनएल के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। पर एक बार बीईएल, अंशुल बधाइयाँ लीजिए, क्योंकि हमने जब आपसे पूछा था तो आपने काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी बीईएल पे।
और बीईएल का जो स्टॉक है आज वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। 9% की तेज़ी जो है आप बीईएल के काउंटर में देख पा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अंशुल की जो राय थी वो काफ़ी अच्छी रही, पर अंशुल देखिए आज के लिए आपने एबी कैपिटल बोला, हालांकि वो एफएनओ बैन में है तो शायद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं दिख रहा, पर एबी एफआरएल 4.5% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। अब कौन से लक्ष्य ध्यान में रखने चाहिए और जिन लोगों ने निचले स्तरों पर लिया है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा अंशुल? धन्यवाद सृष्टि जी। देखिए एबीएफआरएल में अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ हाई के आसपास स्ट्रगल कर रहा है ये चार्ट। 68 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट 277 के ऊपर प्लेस्ड है जो प्रीवियस मंथ हाई है। तो यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 264 का बनेगा और आज के सेशन में इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम 277 के ऊपर और तेजी से आएगा। टारगेट 294 295 के आसपास का बनेगा, तो इसको लगभग एक हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहिए विद द व्यू ऑफ 294 295 ऑड लेवल्स। 94 एंड 295 ये लेवल्स जो हैं आपको ध्यान में रखने, एक बड़ा ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है एबीएफआरएल। और आज सुबह भसीन जी से भी जब हमने पूछा था तो उनका यही कहना था कि इस साल जो है एबी ग्रुप ऑफ काउंटर्स पे आप ज़रूर ध्यान रखिए, वो स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं इस साल के लिए। और आज एबीएफआरएल धमाल करते हुए दिख रहा है। इस बीच अगर हम देखें तो कई सारे गिरने वाले काउंटर्स भी हैं, पर ऐसे में कई सारे ब्रेकआउट्स हैं जो कि अच्छे तरीके से पैन आउट कर रहे हैं। और चंदन एक आखिरी काउंटर एल&टी फाइनेंस, यहाँ पे एक बार आप अपना नज़रिया शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्पेस में जहाँ बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं है पर एल&टी फाइनेंस आज जो है थोड़ा सा फ्लैटिश ही है। क्या यहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है ये काउंटर, क्योंकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली हावी ज़रूर हो रही है इस पे? देखिए फाइनेंस काउंटर काफी सेलेक्टिव चल रहे हैं और पूरे फाइनेंस में वन वे तेजी नहीं है। और आप देखोगे कि यहाँ पे सेटअप है वो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड हो रहा है, पिछले 3 महीने से हर्डल नहीं कर पा रहे। वीकली चार्ट में हल्के से लोअर बेस बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए। नीचे में स्टॉक शायद एक बार के लिए 155 152 तक के लिए ड्रिग हो सकता है, उस लेवल पे आई थिंक खरीदारी की सलाह रखेंगे, बट एज ऑफ नाउ अवॉइड करें, थोड़ी डिप का वेट। ठीक है, एल&टी फाइनेंस को लेकर ये व्यू आप देखिए। मेटल में अच्छी रौनक है। कुछ स्टॉक्स जो सृष्टि हाईलाइट कर रही थी, बीएल हो गया या फिर बीकेटी हो गया, ये ऑल टाइम हाई पर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मेटल स्पेस में वेदांता आप ज़रा चंदन जी चेक कीजिए, आपसे ही इस पर राय जानना चाहेंगे। एक तो देखिए चाइना वाले डिमांड का एक असर है, दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉपर के जो प्राइसेस हैं वो भी रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं, तो डबल ट्रिगर है वेदांता के लिए। और बहुत अच्छे से चला है ये, मल्टी ईयर हाई पर ऑलरेडी जाकर ये ट्रेड कर रहा है। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 25% के आसपास के रिटर्न्स वेदांता ने दिए हैं। क्या यहाँ से भी आपको लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? 500 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रेड लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। 500 तो जस्ट थोड़ा सा दूर है, मेरे हिसाब से और बड़े टारगेट यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि 14 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। 2000 आप देखोगे 10 में इस स्टॉक ने लगभग 495 तक के हाई बनाए थे। उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए और अब सबसे पहले तो वो लेवल निकालने के लिए तैयार है और सेटअप काफी अच्छा है। और आई थिंक काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल बुल रन देखने को मिला। अदरवाइज ये काउंटर का हैबिट है, कहीं ना कहीं चलने के बाद आप अटक जाते हैं। बट अब जिस हिसाब से 440 450 460 के मल्टीपल बैरियर को डिसाइसिव निकाल के फॉलो दे रहे, अपमूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इस बार स्टॉक न्यू टेरिटरी में जाएगा। 460 का सपोर्ट रहेगा, 500 और फिर पोजिशनली 555 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, 555 तक के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं वेदांता में। 500 रुपये क्रॉस कर जाएगा उसके बाद। एक शेयर जिस पर कुछ आपसे व्यू चाहेंगे वो है हडको का। वैसे ये भी मल्टी बैगर ही साबित हुआ है। 250 रुपये से ऊपर के भाव हैं अब हडको के। आप जरा इसको चेक कीजिए, एग्जैक्टली 250 रुपये 70 पैसे के भाव हैं। हडको में आप किस तरह के मूव्स देख रहे हैं? क्या इसमें कोई मौका बन रहा है? तो अभिषेक यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। किसी भी तरीके की जो डिप आई है वो 20 डे मूविंग एवरेज के करीब आके स्टेम हुई है और वहां से स्टॉक ने रिबाउंड दिखाया है, एटलीस्ट इन द नियर टर्म।
तो हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर डिप मिले तो बिल्कुल ही बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल पे भी बाइंग करने में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अगर आप देखें तो कोई मेजर रेजिस्टेंसेस आपको यहाँ पे आसपास में नहीं नजर आएंगे। तो पोजिशनली अगर कोई होल्ड करना चाहे तो 270 तक के लेवल्स हैं जो आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे, एंड बियॉन्ड दैट यू कैन लुक एट अ टारगेट ऑफ 285। तो ऑन दी होल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डिप पे बाय करने पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली काफी फेवरेबल होगा। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो आ रहा है करीब 235 के आसपास, तो उसको अपना स्टॉप लॉस के तौर पे एक मेंटेन करके चलें। बट ऊपर में 285 तक के लेवल्स जो हैं ये आने वाले कुछ महीनों में हटको पे देखने मिल सकते हैं। को लेकर ये व्यू। कुणाल जी, आप जरा डिफेंस वाले स्टॉक जरा फिर से चेक कीजिए और खंगालिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे भारत डायनेमिक्स हो, पारस डिफेंस तो खैर दिया था चंदन जी ने, बीएल हो, एचएएल हो, ये तमाम शेयर लगातार चल रहे हैं। फिर से एक वो मूव आ गई है जो हम आज से 4-5 महीने पहले देख रहे थे। कहीं आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेहतर चार्ट पैटर्न्स, ट्रेड लेने के लिए सही भाव कौन सा शेयर होगा आपके हिसाब से? वेल अभिषेक जी, अगर मोस्टली स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें बीते दिनों देखने को मिल गई है सारे के सारे डिफेंस स्टॉक में। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, BEML है। ये स्टॉक की बात करूँ तो अभी तक उतना नहीं चला है जितने बाकी के स्टॉक चले हैं। अभी रिसेंटली स्टॉक ने जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस किया था 4144 पे, एंड अब स्टॉक वहीं पे उसी लेवल पे आके खड़ा है। लाइकली चांसेस है जिस हिसाब से अभी RSI से कंफर्मेशन मिल रहा है, उतना ही नहीं अगर मैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की बात करूं तो स्टॉक में प्रेजेंट लेवल से भी अच्छे खासे मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो BEML पे आप फोकस करके चलिए। 4156 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे अभिषेक जी जो एसएल आएगा, एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी इन दिनों काफी बढ़ गई है स्टॉक में। तो 3930 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 3930 एसएल की बात करें तो 5% का एसएल है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि टारगेट भी उतने ही ऊपर के हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो हिडन टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 4325 का है, और जैसे ही 4325 ब्रेक होता है वहां पे ही हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा 4610 के एसएल के साथ। यानी कि आप कह सकते हो कि 10 से 11% की मोमेंटम ये स्टॉक आने वाले दिनों में देने के लिए रेडी है। तो BEML खरीदारी करके चले विद एसएल 3930, 4325 पहला टारगेट, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा 4610 दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक मिन टाइम में दिखा सकता है। ठीक है, डन। बाजार थोड़ा जूझ रहा है हरे निशान में आने के लिए। देखिए, जूझ इसलिए रहा है क्योंकि थोड़ा विक्स भी नीचे कूल डाउन नहीं हो रहा और बैंक निफ्टी का सपोर्ट पूरा नहीं है। बैंक निफ्टी की जो आज प्रॉब्लम है ना, थोड़ी थोड़ी करके वो थोड़ा डिप देने की है। एक हम ऑप्शंस का ट्रेड बैंक निफ्टी पे पता करेंगे। एक काम करते हैं, अंशुल जैन को बता देता हूँ जब तक ऑप्शन चेक करके रखेंगे। अंशुल जी, एक बार ना आप 48,000 के पुट को लगा के रखना। ये 22 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, यानी कि कल वाली। बैंक निफ्टी की 22 तारीख की 48,000 वाली पुट आप लगा के ढूंढ के रख लो। अंशुल जैन है ना, अभी आपके पास आते हैं, आप फिर पता करना। इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ रहे हैं, उनसे एक जरा ऑप्शंस का ट्रेड दूसरा ले लेते हैं क्योंकि मेरे को 100% यकीन है वो इंडेक्स पे नहीं देंगे, वो स्टॉक्स का ही देंगे। तो नीलेश जैन देंगे आपको स्टॉक्स का ऑप्शन, अंशुल देंगे आपको इंडेक्स का ऑप्शन। नीलेश भाई नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड आपने ढूंढा है? कॉल ढूंढी होगी तो फिर स्टॉक की है ना? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कॉल ऑप्शन पर ही फोकस है और स्टॉक जो रडार पर है वो है BPCL। OMC स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली BPCL में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने 3 मंथ के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और फ्रेश ब्रेकआउट है। मोमेंटम यहाँ पे से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। अंडरलाइन की बात करें तो 643 पर है। 655 से लेके 665 तक का मूव हम अंडरलाइन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एडमी का कॉल ऑप्शन जो कि 640 का कॉल ऑप्शन उसे खरीदने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो जो पहला टारगेट हमने सुझाया था वो 20 रुपीज का था, सेकंड टारगेट 24 का था, लेकिन पिछले कुछ एक मिनटों में यहाँ पे एकाएक हमें काफी बड़ा स्पर्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 24 का रखना होगा एंड दूसरा टारगेट 27 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 10.5 का था, उसे भी रिवाइज करके 12 पर लेके आ सकते हैं। करंटली 16 से 18 के रेंज में है। इसी रेंज में यहाँ पे BPCL के 640 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 24 का एंड सेकंड टारगेट 27 का होगा।
ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी कॉल आपके सामने। 640 की कॉल पकड़नी है बीपीसीएल की, 14-15 रुपये में मिलेगी, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 20-22-24 का टारगेट है। पैसे भी लिख दिए मोटा मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना नफा नुकसान होगा, 1:2 कैलकुलेटेड है, आप देख लीजिएगा। ठीक जी, बीपीसीएल की एक कॉल है। अंशुल जैन, आपको बतानी है 48,000 की पुट 22 तारीख वाली, आप जरा बताइए। अभी चल रही है 211 रुपये में, 18 हो गया 20। देखिए डिम्पी जी, बैंक निफ्टी का अगर 75 मिनट का चार्ट देखूं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। मंथली क्वार्टरली दोनों वीवैप और स्विंग हाई तीनों चीज 48,260 के आसपास है और आज ओपन लो के साथ खुले हैं। तो मैं पुट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं और शॉर्ट साइड में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। लुकिंग एट एफआईआई डेटा, अगर नीचे आता भी है मार्केट तो मैं शॉर्ट साइड में बस मिस करूंगा। आई वुड प्ले लॉन्ग ऑन डिप, या फिर सबसे बेटर प्ले बनेगा 48,260 के ऊपर ब्रेकआउट पे, फिर सीधा सीधा हमको जो टारगेट मिलेगा 49,400 का मिलेगा। तो डाउन साइड में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, अपसाइड में रिस्क कम है, तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग प्ले करूंगा। फिलहाल पुट कंप्लीटली मैं अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, कंप्लीटली अवॉइड करोगे। हालांकि 20% हो गई है सर, जब मैंने आपसे पता किया था, जब मैंने इनफैक्ट खुद से ढूंढी थी 205 थी, अभी 222 है। ये बहुत स्पीड से चलेगी पुट, कृपा करके इस पुट वाले सावधान रहना जिसने कोई पुट ले रखी है 48,000 की। ये बहुत ही मेक ब्रेक वाला है, ये अगर उड़ाएगा ना तो ट्रस्ट मी 350 भी कर देगा आज में इस पुट को। लेकिन अंशुल जैन की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए पुट में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पुट ने एक राउंड का ब्रेकआउट दिया हुआ है, डाटा थोड़ा वीक बना हुआ है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से भी आप पूछ लो, काउंटर चेक करवा लो। बाजार को देखें तो निफ्टी बैंक लगभग 150 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है, वहीं निफ्टी 50 भी लाल निशान में ही है, 40 अंकों की यहाँ पे गिरावट है, पर ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। और हम सुबह से देख रहे हैं कि निफ्टी की जो लीडरशिप है, एक एक करके उसमें जो काउंटर्स के नाम हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं। कुछ समय पहले हमने 3% का उछाल जो है कोल इंडिया में हाईलाइट किया था, पर अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील एकाएक इसमें एक जबरदस्त उछाल हमने देखा, 3.5% से ज्यादा की तेजी जो है फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा रहा है। एक बार चंदन, आप क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे क्योंकि मेटल काउंटर्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी तो हम देख ही रहे हैं, पर जेएसडब्ल्यू स्टील जिस तरीके से एकाएक इसमें मूव आया है, क्या अभी भी मौके हैं पार्टिसिपेट करने के और कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील पे ध्यान दिया जा सकता है, ब्रेकआउट है, बट मैं एनएमडीसी को भी यहाँ पे प्रीफर करना चाहूंगा। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और जो मल्टीपल बैरियर था यहाँ पे 910, 12 वो डिसाइसिवली ऊपर होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 900 का इमीडिएट सपोर्ट लगा सकते हैं ऊपर में 960 के स्विंग को प्ले करने के। 960 के स्विंग को आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ये पसंद है, पर इसी के साथ एनएमडीसी भी पसंद आ रहा है चंदन को। और क्विकली एक और काउंटर आपसे जानना चाहेंगे कुछ, इस पे आप राय दे दीजिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये काउंटर में खबरों के दम पे हमने एक तरफा चाल देखी थी, नीचे जरूर आया ये काउंटर, पर कहीं ना कहीं फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ता हुआ 480 के पार निकला है। कैसे देख रहे हैं आप एक्साइड इंडस्ट्रीज के इस मूव को? बिल्कुल सृष्टि, बहुत पॉजिटिव है ये मूव। अगर हम देखें तो ये एक्चुअली एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन है, जो हमने अप्रैल के महीने में बहुत शार्प रन अप देखा था, जहाँ पे स्टॉक 300 से लेके करीब 450 तक के लेवल छू चुका था। तो उसी का ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। नियर टर्म में आपको 495, 500 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा, बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक स्टॉक रेडी हो रहा है 550 तक के मूव्स के लिए भी। तो जिनकी भी पोजीशन हो बने रहे, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो बिल्कुल बने रहे। जो फ्रेश पोजीशन चाहते हो 465 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। 500 तक का एक पहला माइनर रेजिस्टेंस जोन है, बट वंस दैट इज टेकन आउट, जैसा मैंने कहा, 550 तक के लेवल्स भी स्टॉक पे आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, खैर इस बीच बैंक निफ्टी ने दोहरा शतक लगा के गिरावट अपनी बड़ी कर दिया और इसने 48,000 के लेवल को अभी जस्ट ब्रेक किया है। और एक ऑप्शन मैंने अभी आपको 48,000 की दिखाई थी, 260, 265 तक हो गई है। ऑलरेडी अंशुल सर ने मना किया है इस पुट को प्लस करने के लिए, लेकिन इस पुट में बहुत दम था। मैंने आपको 205 पे रखा है, मैंने खुद देखी 210-12 पे मैंने आपको नोटिस करवाया था, आपके सामने था, और 260-65 अभी ये लगा के आया। थोड़ा ना अटेंटिव रहो मार्केट के अंदर। मार्केट क्या कर रहा है ना, 8% और विक्स बढ़ गया, हम 20 का विक्स भी नहीं झेल पा रहे थे, अब 22 का भी हो गया। तो क्या ना ये मूवमेंट बहुत फास्ट देगा। विशिष्टि आपको बता रही थी जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में कि एकदम से ऊपर आ रहा है,
बहुत सारी चीज़ें एकदम से ऊपर एकदम से नीचे जाएंगी, तो बी अवेयर। ट्रेड नहीं लिया हमने, लेकिन एक वॉच करने वाली पुट है, जरूर वॉच करना। आज मेरे लिए 48,000 बहुत क्रिटिकल है। बैंक निफ्टी का बचाना, बचा गया तो मेरे को कोई डर वर नहीं है। हाँ, नहीं बचाता तो मेरे लिए एक राउंड की चिंता वापस से पैदा हो जाएगी बैंक निफ्टी को लेकर।